हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एडिक्टेड एकेडमी। माय नेम इज उमेश और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम 15th मार्च टू 21st मार्च 2021। जो भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स जो है न्यूज में रहे हैं उससे रिलेटेड जो है इसमें जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके लिए फ्रेम किए जाते हैं। और ये जो है एक स्पेशली प्रिपेयर्ड टेस्ट सीरीज है फॉर यूपीएससी प्रिलिमिनरी एज वेल एज अदर स्टेट पीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टडी एडिक्टेड एकेडमी करके हमारा चैनल जो है यूट्यूब पे है। और मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारी बनाई हुई हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो आपको मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। इसमें देखिए स्टेटमेंट बनाई गई है रिगार्डिंग द डिजी लॉकर। तो देखिए डिजी लॉकर में यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई और आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। तो देखिए मैं डिजी लॉकर के बारे में आपको बता दूं, ये एक आपका इनिशिएटिव है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो देखिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इट इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये अपने आप में गलत हो जाएगा। इट इज इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। देखिए डिजी लॉकर में देखिए आधार लिंक नहीं होता है। जो भी आधार प्रोसेस करते हैं वो डिजी लॉकर में आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। और जो आधार के साथ जो आपका मोबाइल नंबर जो लिंक होता है उसमें ओटीपी जो है सेंड किया जाता है, वन टाइम पासवर्ड उसमें जो आता है। और इसमें देखिए आपको एक क्लाउड के ऊपर आपको जो है स्टोरेज भी मिलती है 1 GB की। और जो भी और प्रेजेंटली ये सिस्टम चल रहा है कि जो भी ओरिजिनल इश्योर है सर्टिफिकेट के, वो भी जो है इसमें डायरेक्ट जो है सर्टिफिकेट जो है सेंड करते हैं। और इसके साथ साथ जो भी आपके पुराने सर्टिफिकेट्स हैं, लीगेसी सर्टिफिकेट्स हैं कोई, उनकी आप जो है स्कैन्ड कॉपी इसमें अपलोड कर सकते हैं। और गवर्नमेंट की ये नोटिफिकेशन है अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2016 की जो भी आपके जो इसमें डॉक्यूमेंट्स होंगे डिजी लॉकर में, इट इज पार विद दी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो है इनिशिएटिव है। एक तरह से ये एक डिजिटल डॉक्यूमेंट वैलेट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। गूगल के क्लाउड के ऊपर जो है आपकी जो है स्टोरेज होती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट का जो है रहता है। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट तो इसमें जो है इनकरेक्ट हो जाएगी, तो जहां जहां वन है उसको आप जो है काट सकते हैं। अब 2 या 2 3 में से कोई स्टेटमेंट जो आपकी करेक्ट होगी। नेक्स्ट आता है कि यूजर नीड्स टू पोजेस एन आधार नंबर टू यूज डिजी लॉकर। बिल्कुल सही बात है, यूजर के पास आधार कार्ड होना ही चाहिए क्योंकि जो आधार नंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आधार के साथ जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा जब आप साइन अप करेंगे इसमें डिजी लॉकर में, डिजी लॉकर की ऐप भी आपको गूगल स्टोर में मिल जाती है। आप जो है इंटरनेट में जाके डिजी लॉकर सर्च करेंगे तो डिजी लॉकर का आपको जो है असेस जो है उसमें जो मिल जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज आती है, आधार नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आधार नंबर का भी आपको पता चाहिए 12 डिजिट एक न्यूमेरिक नंबर होता है। 0 और 1 से कभी भी आधार कार्ड जो है शुरू नहीं होता। और इसमें बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन जो हमारी फिंगरप्रिंट्स है या इरिस की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें जो है ली जाती है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है इसमें जो करेक्ट हो जाएगी। ये तो देखिए यहीं से हमें पता लग रहा था कि सेकंड स्टेटमेंट तो हमारी ठीक होगी, सेकंड हमें देखने की जरूरत नहीं थी। अब हमने थर्ड को जो है चेक करना है। फोर्थ हमारी ऑटोमेटिकली यहाँ से जो कट हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट रहती है डिजी लॉकर इशूड डॉक्यूमेंट्स आर एट पार विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज आईटी एक्ट 2000। तो बिल्कुल सही बात है, जो भी डॉक्यूमेंट्स जो डिजी लॉकर में इशूड होते हैं वो जो पार रहते हैं उनको बराबर समझा जाता है विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। तो राइट आंसर हमारा इसमें हो जाएगा सी। सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। फोर्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो डिजी लॉकर आल्सो प्रोवाइड्स फ्री क्लाउड स्टोरेज। बिल्कुल सही बात है, फ्री क्लाउड स्टोरेज ऑफ अप टू 1 GB की ये जो है फ्री क्लाउड स्टोरेज जो है अकाउंट होल्डर्स को ये जो प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए डिजी लॉकर के बारे में मैंने आपको बताया हुआ। डिजी लॉकर देखिए एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अंडर डिजिटल इंडिया ऑपरेशन। और डिजिटल लॉकर जो एम्स करता है एट डिजिटल इंपावरमेंट ऑफ सिटीजंस बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू ऑथेंटिक डिजिटल डॉक्यूमेंट्स टू सिटीजंस डिजिटल डॉक्यूमेंट वैलेट। और डिजी लॉकर जो है प्रोवाइड करेगा देखिए एक अकाउंट इसमें आपको मिलेगा क्लाउड में एवरी आधार कार्ड होल्डर को टू असेस ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स आप असेस कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, एकेडमिक जो मार्कशीट्स हैं डिजिटल फॉर्मेट में ये आपको जो इसमें मिल जाएगी फ्रॉम दी ओरिजिनल इश्यूअर्स ऑफ दी सर्टिफिकेट। तो जो भी अगर आपका डिजी लॉकर में अकाउंट है तो जो भी ओरिजिनल इश्यूअर है इन सर्टिफिकेट्स का वो डिजी लॉकर में आपको जो है डॉक्यूमेंट जो सेंड कर देते हैं। और इसमें आपको जो है 1 GB की जो है सभी सिटीजन को 1 GB की जो है स्टोरेज स्पेस जो है हर एक अकाउंट होल्डर को जो मिलती है ताकि वो अपलोड कर सके स्कैंड कॉपीज ऑफ लीगेसी डॉक्यूमेंट। जो भी पुराने डॉक्यूमेंट्स है उनकी स्कैन कॉपी जो अपलोड करने के लिए 1 GB तक का जो है फ्री स्टोरेज में दी जाती है। और इसमें देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो भी इशूड इसमें जो डॉक्यूमेंट होते हैं डिजी लॉकर सिस्टम के तहत, ये जो है डीम्ड होते हैं, इनको समझा जाता है टू बी एट पार विद ओरिजिनल फिजिकल डॉक्यूमेंट्स एज पर रूल 9A ऑफ द आईटी रूल 2016 एंड आईटी एक्ट 2000। और यूजर को चाहिए, जो भी यूजर है उनके पास आधार नंबर तो होना ही चाहिए टू यूज डिजी लॉकर। और साइन अप के लिए देखिए जो आधार नंबर के साथ जो आपका मोबाइल नंबर जो लिंक है उसमें वन टाइम पासवर्ड जो है सेंड किया जाता है आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में, उसको जो एंटर करना इसमें जो जरूरी होता है। तो डिजी लॉकर के बारे में इस तरह से आपको जो है
पूरी जानकारी जो है दी गई। तो इसके बारे में देखिए डिजिलॉकर में आपको पता होना चाहिए। इस रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रहता है फॉर द डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन। आगे देखिए बेनिफिट्स इसमें बताए गए हैं डिजिलॉकर के। बेनिफिट्स देखिए, बेनिफिट टू सिटीजन है इसके। बेनिफिट्स हेल्थ सेक्टर में आपको डिजिलॉकर के देखने को मिलेंगे। सॉरी, बेनिफिट्स आपको एजेंसीज को देखने को मिलेंगे। तो देखिए सिटीजन को क्या क्या बेनिफिट है, जो भी इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं एनी टाइम एनीवेयर आपको मिल जाएंगे। ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स लेंगे, लीगली एट पार विद ओरिजिनल्स। डिजिटल डॉक्यूमेंट एक्सचेंज आता है विद द कंसेंट ऑफ द सिटीजन। फास्टर सर्विस डिलीवरी है, गवर्नमेंट बेनिफिट्स, एम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल, एजुकेशन, हेल्थ। बेनिफिट टू एजेंसीज, एजेंसीज को क्या क्या बेनिफिट है देखिए, इससे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवर लोड जो रहता है, ओवरहेड जो रहता है वो कम रहता है। और इसमें जो पेपरलेस गवर्नेंस आती है, रेड टेपिज्म इसमें कम होता है। इट रिड्यूसेस द एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बाय मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ पेपर एंड curtailing the verification process. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इसमें हो रही है। प्रोवाइड ट्रस्टेड इशूड डॉक्यूमेंट्स, इशूड डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल बाय डिजिलॉकर आर फैक्स्ड इन रियल टाइम डायरेक्टली फ्रॉम इशूइंग एजेंसीज। सिक्योर डॉक्यूमेंट गेटवे है ये, एक तरह से सिक्योर सेफ जो है ये डॉक्यूमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म रहता है, लाइक पेटीएम गेटवे बिटवीन ट्रस्टेड इशूज एंड ट्रस्टेड रिक्वेस्ट्स वेरीफाई विद द कंसेंट ऑफ द सिटीजंस। रियल टाइम वेरिफिकेशन है, प्रोवाइड्स करता है वेरिफिकेशन मॉड्यूल enabling government agencies to verify data directly from the issues after obtaining user consent. तो देखिए डिजिलॉकर न्यूज में क्यों था, पीआईबी की न्यूज है 14 मार्च 2021 की। यूनियन एजुकेशन जो मिनिस्टर है हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जी, इन्होंने बोला कि ये जो OTPRMS है, ऑनलाइन टीचर पीपल जो रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट जो सिस्टम है ऑनलाइन, जिसमें टीचर और पीपल जो रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम है उसको जो है इनके जो सर्टिफिकेट्स हैं इनको जो है डिजिलॉकर के साथ जो है लिंक कर दिया जाएगा विद कंप्लीट वेवियर ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस, और रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से जो माफ कर दी जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव आपको बताना चाहिए कि OTPRMS जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको जो है अब जो है डिजिलॉकर के साथ जो है लिंक कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी गई है रिगार्डिंग अर्थक्वेक इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं समझता हूँ। अर्थक्वेक इन इंडिया से रिलेटेड जो स्टेटमेंट दी गई है और करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछी गई। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए बोलती है अ टोटल ऑफ 59% ऑफ द लैंड मास ऑफ इंडिया इज प्रोन टू अर्थक्वेक्स ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज। देखिए बिल्कुल सही बात है, अप्रोक्सीमेटली 59 to 60% आप ले सकते हैं कि 60% के आसपास जो हमारा जो लैंड मास है इंडिया का, इट इज प्रोन टू अर्थक्वेक ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। तो जहां पर 1 नहीं है उन स्टेटमेंट्स को हम काट जाएंगे। 50-50 पे अब हम आगे हैं। नेक्स्ट रहता है कि एज पर सिस्मिक जोनिंग मैप ऑफ द कंट्री टोटल एरिया इज क्लासिफाइड इनटू 5 सिस्मिक जोन। देखिए हमारी कंट्री का जो एरिया है वो जोन 2 सिस्मिक जोन, 3, 4 और 5 जो जोन्स हैं, इन 4 जोन्स में जो है, इन 4 सिस्मिक जोन में जो है हमारी कंट्री का जो एरिया जो डिवाइडेड है। जो सिस्मिक जोन 2 है ये लीस्ट इंटेंसिटी वाला रहता है और लीस्ट जो रिस्की एरिया रहता है, यहाँ पर अर्थक्वेक आने की संभावना सबसे कम है। और जोन 5 जो एरिया है ये मोस्ट प्रोन है टू अर्थक्वेक्स। तो 4 जोन्स में, 4 सिस्मिक जोन में जो है हमारी कंट्री का जो एरिया है ये डिवाइडेड है। ये आपको जो है कॉमन सी जो है ये जानकारी है आपको पता होनी चाहिए। एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर जो गलत हो जाएगी, यहाँ पर 4 होता तो इसमें तब ठीक होना था। तो राइट आंसर हमारे पास जाएगा ए ओनली इज करेक्ट। और अर्थक्वेक का देखिए आपको पता होना चाहिए, अर्थक्वेक देखिए किस तरह से आते हैं। मान लीजिए जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो आपस में कोलाइड कर जाती हैं, उनमें वाइब्रेशन होती है, तो उससे जो अर्थक्वेक आते हैं। अब देखिए मान लीजिए ये हमारा ग्राउंड सरफेस है और यहाँ नीचे प्लेट्स में जो है वाइब्रेशन होने के कारण मान लीजिए अर्थक्वेक आता है। वेदर इट इज बाय कोलिजन, वेदर इनमें डिस्टर्बेंस होती है, टेक्टोनिक प्लेट्स में इनकी मूवमेंट होती है। तो मान लीजिए यहाँ से इस तरह से जो है वाइब्रेशन आपकी स्प्रेड होती है। तो जिस पॉइंट से ये वाइब्रेशन जो है, यहाँ से जो वाइब्रेशन जो सेंड हो रही है, इसको बोलते हैं हम फोकस। ये जो है एक्चुअल ओरिजिनेटिंग पॉइंट जो रहता है अर्थक्वेक का, इसको बोला जाता है फोकस। और इसके ऊपर सीधे जब हम लंब गिराएंगे 90 डिग्री का इस तरह से, तो इसके ऊपर जो ग्राउंड के ऊपर ये जो पॉइंट रहेगा इसको बोलेंगे हम एपी सेंटर। तो इस तरह के आपको पता होना चाहिए। इस तरह के कंसेप्ट्स भी आपसे जो है एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और एक और जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए, नेशनल सेंटर जो रहता है सिस्मोलॉजी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये नोडल एजेंसी रहती है फॉर मॉनिटरिंग अर्थक्वेक एक्टिविटीज इन द कंट्री। रिश्टर स्केल के बारे में आपने जो है सुना होगा। तो रिश्टर स्केल जो रहता है ये चार्ल्स रिश्टर के द्वारा 1935 में जो है डेवलप किया गया था। ये जो है 0 to 10 का ये जो स्केल रहता है और इसमें जो है इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक जो है मेजर किया जाता है। तो अगर जितनी ज्यादा नंबर वाला अर्थक्वेक होगा, मान लीजिए कि रिश्टर स्केल के ऊपर कोई अर्थक्वेक 8.5 का, तो काफी ज्यादा डिवेस्टिंग वो अर्थक्वेक रहेगा, काफी ज्यादा तो भाई वो जो है मचाएगा। इस तरह से सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है, वो भी जो है अर्थक्वेक को जो है मेजर करने के लिए जो है उसका प्रयोग किया जाता है। देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आप द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस कोई एक्सटेंडेड न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसके साथ साथ देखिए पीआईबी की न्यूज पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इसमें फैक्ट्स दिए जाते हैं या जो इसमें जो न्यूज आती है उनके एग्जामिनेशन में आने के जो है चांसेस जो ज्यादा रहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा खुद रिलीज की जाती है ये।
तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा जो है पूछे जाते हैं यहाँ से रिलेटेड फैक्ट से। तो देखिए आप 15 मार्च 2021 की जो है पीआईबी न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की, अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो देखिए इसमें बताया गया है कि कंसीडरिंग द रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ अर्थक्वेक इन द कंट्री, टोटल ऑफ अबाउट 59% ऑफ द लैंड मास ऑफ इंडिया इज प्रोन टू अर्थक्वेक ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज, और एज पर द सिस्मिक जोनिंग मैप ऑफ द कंट्री, टोटल एरिया जो क्लासिफाइड इनटू 4 सिस्मिक जोन। जोन 5 जो है सिस्मिकली मोस्ट एक्टिव रीजन रहेगा, वाइल जोन 2 जो है लीस्ट रहेगा। अप्रोक्सीमेटली 11% एरिया जो है फॉल्स करता है जोन 5 में, तो ये भी आपको बताना चाहिए। 11% जो एरिया है हमारी कंट्री का जोन 5 में फॉल करेगा, 18% एरिया जो है जोन 4 में, 30% एरिया जोन 3 में, एंड 40% जो रिमेनिंग जो एरिया 40% के आसपास जोन 2 में। अब देखिए डिफरेंट सिटीज जो रहती हैं फॉलिंग अंडर वेरी हाई रिस्क जोन 5, हाईली वनरेबल जोन जो रहती है। तो जोन 5 में जो सिटीज जो है हमारी कंट्री की जो है लोकेटेड है, उनके बारे में यहाँ पर जो देखिए बताया गया है। इसमें अगर अंडमान और निकोबार की बात करें तो सारी सारी सिटीज हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें हमीरपुर, धर्मशाला, चंबा, मंडी एंड कुल्लू, तो इस तरह से बहुत सारे जो हमारे एरिया हैं वो अर्थक्वेक प्रोन है। अब देखिए अर्थक्वेक से जो डैमेज मिटिगेशन है उनको प्रिवेंट करने के लिए जो है हमारी सरकार क्या करी है। देखिए अर्थक्वेक जो है उसको रोका तो नहीं जा सकता है, तो कुछ एक जो मेजर्स हैं उनसे उसके जो इफेक्ट है उसको मिटिगेट किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर जो है एनडीए में जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जिसको चेयर किया जाता है बाय अपर ऑनरेबल पीएम, ये जो है रेगुलर अवेयरनेस कैंपेन जो एवरी ईयर जो थ्रू आउट प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एज वेल सोशल मीडिया के द्वारा जो टाइम टू टाइम जो अर्थक्वेक के ऊपर जो है चलाती है, जिसमें प्रिकॉशन जो आती है फॉर बिल्डिंग सेफ्टी ऑफ अर्थक्वेक्स। तो देखिए बिल्डिंग सेफ्टी जो स्टैंडर्ड जो रहते हैं, यानी कि 20 के जो स्टैंडर्ड है उस हिसाब से जो है आपको जो है अपनी जो बिल्डिंग्स है वो बनानी चाहिए, जिससे अर्थक्वेक का डैमेज जो आपका जो है कम हो सकता है। बिल्डिंग मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट जो कॉर्पोरेशन है वो इससे रिलेटेड जो है गाइडलाइंस भी जो पब्लिश करती है। तो अर्थक्वेक रिस्टेन स्ट्रक्चर जो है बनाने चाहिए ताकि लॉस ऑफ लाइफ एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी जो है वो कम हो सके, क्योंकि ज्यादातर जो लाइफ लॉस होता है वो जो है मलबे के नीचे दबने के कारण, या पेड़ वगैरह के नीचे, या इलेक्ट्रिसिटी के जो पोल्स हैं उनके नीचे दबने के कारण होता है। अगर आप घर में हैं तो आप अगर अर्थक्वेक आता है तो आप टेबल वगैरह के नीचे चले जाइए, बेड के नीचे चले जाइए, और अगर आपने घर से बाहर निकला है तो अपने सिर के ऊपर कुछ उठा के जो है निकलिए। इस तरह से प्रिकॉशन गाइडलाइंस जो है इनकी जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जो इसमें जो है दी जाती है। और खुले मैदान में जाइए, और अगर वहां पर आसपास जो है बिजली के पोल हैं तो उनसे भी जो है दूर रहने की उस टाइम जो कोशिश कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोल इंडिया से रिलेटेड जो है क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम किया गया है, और कोल इंडिया लिमिटेड के हेडक्वार्टर आपको जो है कोलकाता में देखने को मिलेंगे। तो एक महारत्ना पीएसयू जो है कोल इंडिया लिमिटेड जो है हमारी रहती है। तो देखिए कोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोर देन 55% अप टू 55 जो है 60% के आसपास जो कंट्रीज की एनर्जी नीड है वो कोल से पूरी होती है। तो कोल की देखिए आपको डिफरेंट टाइप्स की पता होनी चाहिए, इसमें पीट है, लिग्नाइट है, बिटुनिमस है और एंथ्रेसाइट्स है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल हैं। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए कि कोल अकाउंट्स फॉर मोर देन 50% ऑफ द कंट्रीज एनर्जी नीड। तो बिल्कुल सही बात है, मोर देन 50% या 55% के आसपास जो है कोल जो है एनर्जी डिमांड जो रहती है हमारी कंट्री उसको जो पूरा करता है। उसके बाद देखिए सेकंड स्टेटमेंट की ओवर 90% ऑफ द लिग्नाइट रिजर्व इन इंडिया इज इन तमिलनाडु ओनली। बिल्कुल सही बात है ये भी। इंडिया में जो देखिए 36 बिलियन टन के आसपास जो आपको जो है लिग्नाइट्स के जो है रिजर्व देखने को मिलेंगे, उसमें से 90% जो लिग्नाइट के जो रिजर्व हैं ये तमिलनाडु स्टेट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये जो टॉपिक है। अदरवाइज बच्चे सोचते हैं कि जो ओनली वाली स्टेटमेंट है वो बार गलत होती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। कुछ केसेस में ओनली वाली स्टेटमेंट भी ठीक होती है। उसका देखिए थर्ड स्टेटमेंट बोलिए कि डिस्पाइट फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सिंस लास्ट 5 इयर्स इंडियाज कोल प्रोडक्शन हैज कंसिस्टेंटली इंक्रीज। तो वेल अब आप सोच के बताइए कि रिन्यूएबल एनर्जी के फोकस के बावजूद भी क्या 5 सालों में जो कोल की जो प्रोडक्शन इंडिया में वो इंक्रीज हुई है। तो इट इज अगेन अ वेरी ट्रू फैक्ट। अभी मैं आपको आगे इसके बारे में बताऊंगा, पीआईबी की अगेन न्यूज है। तो ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एक फैक्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट रहता है, यह बात आप ध्यान रखनी कि ओवर 90% जो लिग्नाइट जो रिजर्व रहते हैं इंडिया के, वो तमिलनाडु स्टेट में जो है लोकेटेड है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल की जो है पीआईबी रिलीज जो है 15 मार्च 2021 की देख सकते हैं, कोल प्रोडक्शन कंट्री। तो इसमें मिलियन टन्स में है। तो एनुअल प्रोडक्शन यहाँ पर देखिए इस तरह से मिलियन टन्स में। देखिए 15-16 में देखिए 639.23 मिलियन टन थी। इस तरह से आप देखेंगे तो लगातार जो है कोल प्रोडक्शन जो इंक्रीज हुई है। 2020-21 में अभी तक फरवरी 2021 के आंकड़े आए हैं, अभी तक कंप्लीट आंकड़े मार्च महीने के नहीं आए हैं, लेकिन आप इस तरह से देख सकते हैं कि कोल प्रोडक्शन जो है हमारी कंट्री में जो है कंसिस्टेंटली जो है इंक्रीज हुई है डिस्पाइट फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। और अगेन मैंने आपको बता दिया कोल जो है मोस्ट इंपोर्टेंट एंड अबंडेंट फॉसिल फ्यूल इन इंडिया, और अकाउंट्स फॉर 55% ऑफ द कंट्रीज एनर्जी नीड। और कंट्रीज इंडस्ट्रियल हेरिटेज जो है बिल्ड अपॉन हुआ इंडिजिनस कोल, और हार्ड कोल डिपॉजिट जो है स्प्रेड है ओवर 27 मेजर कोल फील्ड्स, और मेनली कन्फाइंड रहती है टू ईस्टर्न एंड साउथर्न सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और लिग्नाइट रिजर्व जो है स्टैंडर्ड एंड अराउंड 36 बिलियन टन, और 90% के आसपास जो लिग्नाइट जो रिजर्व है ये आपके साउथ स्टेट ऑफ तमिलनाडु में जो लोकेटेड है। तो कोल के बारे में पढ़ रहे हैं तो कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में आपको बताना चाहिए।
कोल इंडिया लिमिटेड जो है 1975 में जो है फाउंड हुई थी और इट इज अ महारत्ना कंपनी। हेडक्वार्टर आपको कोलकाता वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेंगे। प्रमोद अग्रवाल आईएएस के जो है चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रहते हैं। तो देखिए आप देखते हैं ये इंडियन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है एंड कोल माइनिंग एंड रिफाइनिंग एंटिटी है। तो कोल माइनिंग और रिफाइनिंग एंटिटी से रिलेटेड इसका रहते हैं। हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में है और इट इज द लार्जेस्ट कोल प्रोडक्शन कंपनी इन द वर्ल्ड एंड महारत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रहती है और कंपनी कंट्रीब्यूट्स करती है अराउंड 82% ऑफ द टोटल कोल प्रोडक्शन इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सिंपली पूछा जा रहा है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है ये किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर आता है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा ये फैक्ट है, ये पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर डायरेक्टली जो है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो वर्क करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है ये जो है एग्जिस्टिंग में आया था 3 अगस्त 1944 को इसको जो एस्टेब्लिश किया गया था अंडर द डायरेक्ट चार्ज ऑफ पीएम थ्रू अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था और अकॉर्डिंग टू रेजोल्यूशन अगर बात करें जिसके द्वारा जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है एटॉमिक एनर्जी काउंसिल एस्टेब्लिश हुई थी, तो सेक्रेटरी जो रहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ये एक्स ऑफिसो चेयरमैन रहते हैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन के। तो ध्यान रखना आपने जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है इसके एक्स ऑफिसो चेयरमैन रहेंगे सेक्रेटरी टू दिस डिपार्टमेंट। और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है इंगेज रहता है इन डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, मेडिसिन, इंडस्ट्री एंड बेसिक रिसर्च। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी कंप्राइजेस करता है 5 रिसर्च सेंटर, 3 इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, 5 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड 3 सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। It has under its aegis 2 boards for promoting and funding extramural research in nuclear and allied fields, mathematics and national institutions and deemed universities. It also supports 8 institutions of international repute engaged in research in basic sciences, astronomy, astrophysics, cancer research and education. It also has in its fold an education society that provides educational facilities for children of a Department of Atomic Energy employees. नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं और अगेन काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है रिगार्डिंग दी रेगुलेशन ऑफ एनजीओज इन इंडिया और इसमें स्टेटमेंट जो करेक्ट है इस रिलेटेड पूछा गया है। तो ये जो आपके मेंस के सिलेबस में भी आपको देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट इसमें स्टेटमेंट है कि फॉरेन फंडिंग जो रहती है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया इज रेगुलेटेड अंडर द फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन एक्ट एफसीआर एक्ट 2010। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। एफसीआर एक्ट जो रहता है उसके तहत जो फॉरेन जो फंडिंग रहती है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को इसको जो है आपके जो है रेगुलेट किया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट रहती है इंप्लीमेंटेशन एजेंसी फॉर फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन एक्ट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सेकंड स्टेटमेंट देखिए थोड़ी सी ट्रिकी है लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन एक्ट की एफसीआर एक्ट 2010 की इट इज होम मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो रहते हैं वो जो है रेगुलेटिंग एजेंसी रहती है एफसीआर के फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन। जो फीमा और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है इनकी भी इंप्लीमेंटेशन का काम जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ईडी जो है इसकी करती है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। लेकिन जो एफसीआर है फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2010 इसकी इंप्लीमेंटेशन का काम जो है आपकी जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो करती है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी जो है गलत हो जाएगी। तो फर्स्ट ठीक है सेकंड गलत है। तो अब हमारे पास जो है 50-50 काम हो गया, या तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है या थर्ड करेक्ट है। तो फर्स्ट जब हमारी करेक्ट है अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप ए को जो है डायरेक्टली भी मार्क कर सकते हैं कि ये जो इसमें करेक्ट है। देखिए थर्ड स्टेटमेंट भी बोली गई कि अंडर दिस एक्ट टू रिसीव फंड फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज एनजीओ हैज टू रजिस्टर देम एवरी ईयर। तो ये स्टेटमेंट अगेन गलत है। हर साल रजिस्टर करने की जरूरत नहीं होती है, एक बार रजिस्टर करने की जरूरत होती है विद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ जो है इसमें जो रजिस्टर होना पड़ता है। तो थर्ड भी गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट आपकी जो करेक्ट हो जाएगी। और आपको मैं एक बात और बता दूं कि एनजीओ जो है आपका जो है न्यूट्रल होना चाहिए। अदरवाइज एफसीआरए में रिसेंटली जो अमेंडमेंट की गई थी अगर एनजीओ कोई अगर उसका कोई पॉलिटिकल जो है अलाइनमेंट पाई जाती है किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ उसकी एसोसिएशन जो है मिलती है या ये कंफर्म होती है होम मिनिस्ट्री को, तो होम मिनिस्ट्री जो है इनकी फॉरेन फंडिंग को जो है रोक भी सकती है। तो ये पावर ये जो है होम मिनिस्ट्री को जो है दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एफसीआर है फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन एक्ट ये इनेक्टेड हुआ था 1976 में ताकि जो स्ट्रिक्ट कंट्रोल जो है वॉलंटरी जो ऑर्गेनाइजेशन है पॉलिटिकल एसोसिएशन है जो फॉरेन फंडिंग रिसीव करती है उनके ऊपर बनाया जा सके। 1984 में जो है अमेंडमेंट मेड की गई एक्ट के लिए और इसमें ये बोला गया कि जितने भी एनजीओ है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनको रजिस्टर करना पड़ेगा विद होम मिनिस्ट्री। और 2010 में जो एक्ट को रिपीट किया गया और न्यू एक्ट जो है विद स्ट्रिक्ट प्रोविजन जो इनेक्टेड किया गया। और एक जो है इंटरनल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन से रिलेटेड है डिस्पाइट बीइंग अ लॉ रिलेटेड टू फाइनेंशियल लेजिस्लेशन ये फॉल्स करता है अंडर द परव्यू ऑफ होम मिनिस्ट्री और आरबीआई के अंडर ये फॉल नहीं करता है। तो ध्यान रखना आपने एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन एक्ट की इंप्लीमेंटेशन इसकी रेगुलेशन जो रहती है एनजीओ की जो फंडिंग की जो रेगुलेशन रहती है वो होम मिनिस्ट्री जो है करती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी जो है फॉरेन जो फंडिंग है एनजीओ की देखती है अंडर द फीमा फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट 2001 और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो फीमा सॉरी 1999 का एक्ट है और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है 2001 का जो एक्ट है। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2001 और इनकी इन्फोर्समेंट का जो काम है ये ईडी करती है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अंडर दी
डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो देखिए मेंस में कई बार जो पूछ लिया जाता है तो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। मुख्य जो विशेषताएं जो रहती है, सेलेंट फीचर रहते हैं FCRA 2010 की क्या रहते हैं। तो देखिए इसमें फर्स्ट बताया गया कि जो प्रोविजन वाज मेड फॉर द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, मैंने आपको पहली बात बता दी कि कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओज भी जो है, एनजीओज की रजिस्ट्रेशन को जो होम मिनिस्ट्री जो कैंसिल कर सकती है अगर होम मिनिस्ट्री को ये लगता है या ये पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल है और न्यूट्रल नहीं है। और जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जो कि ग्रांटेड होता है एनजीओज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम्स विद 5 ईयर वैलिडिटी, तो 5 साल की वैलिडिटी के लिए जो है के लिए जो है एक बार में जो है आपका जो है रजिस्ट्रेशन जो एनजीओज की होती है, और हर साल जो है रिन्यूएबल कराने की जरूरत नहीं होती है। 5 साल के बाद जो है रजिस्ट्रेशन जो रिन्यू करानी होती है, 1 ईयर में नहीं 5 साल में एक बार जो है फिर उसको जो रिन्यू कराना पड़ता है। तो ध्यान रखना आपने, जो एनजीओ की जो रजिस्ट्रेशन होती है होम मिनिस्ट्री के अंडर, वो एक बार में जो रजिस्ट्रेशन जो होती है वो 5 साल के लिए होती है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका 5 इयर्स के लिए जो वैलिड रहेगा। दीज आर द सैलेंट फीचर्स। उसके बाद प्रोविजन जो है इंसर्टेड किया गया था जो कि बोलता है कि असेट जो रहते हैं पर्सन के हु हैज बिकम डेफंक्ट नीड्स टू बी डिस्पोज्ड ऑफ इन मैनर स्टेटेड बाय द गवर्नमेंट। अगर कोई भी जो एनजीओ है या पर्सन है वो किन्हीं इलीगल एक्टिविटीज में जो है मिलते हैं तो गवर्नमेंट जो है उनके जो असेट्स हैं उनको जो है फ्रीज कर सकती है, उनको जो है डिस्पोज कर सकती है। और एक सेपरेट अकाउंट जो इसमें जो बनाने की जरूरत होती है जिसको मेंटेन किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ताकि फॉरेन कंट्रीब्यूशन उसमें जो है रिसीव की जा सके, और कोई भी अदर फंड्स एक्सेप्ट फॉर फॉरेन कंट्रीब्यूशन शैल बी डिपॉजिटेड इन दैट अकाउंट। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो अलग से एक जो एनजीओ का जो अकाउंट बनता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो फॉरेन फंडिंग ही आती है। और एवरी बैंक जो है उनको जो है ऑब्लिगेटेड होना पड़ता है टू रिपोर्ट टू द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी द अमाउंट ऑफ फॉरेन रेमिटेंसेस, जो भी फॉरेन विदेशों से भेजा हुआ जो धन होता है, रेमिटेंसेस जो रहता है इसको रेमिटेंसेस बोलते हैं, विदेशों से भेजा हुआ धन होता है जो रिसीव्ड होती है, एंड अदर रिलेटेड डिटेल्स सच एज सोर्स मैनर ऑफ शिफ्ट जो रहती है, सारी डिटेल जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को जो देनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी इजी ये क्वेश्चन है, तो आपको पता नहीं होना चाहिए कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 ये सेंट्रलाइज भी है बाई IQ एयर। ये सिंपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, और इसके अनुसार जो बीजिंग है वो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है ऑफ द वर्ल्ड, और जो इंडिया है, बोलने में शर्म आती है लेकिन इसमें ये बताया जा रहा है कि इंडिया जो है 3rd मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री है वर्ल्ड की। और जो दिल्ली है हमारी, दिल्ली जो है मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है और 10th मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड रहती है। और इसमें ये भी बताया गया कि 35 आई थिंक 35 आउट ऑफ 50 जो सिटीज हैं मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज वो इंडिया में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, न्यू दिल्ली इज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल फॉर 3rd स्टेट ईयर IQ एयर स्टडी। तो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी नहीं है, मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल है, राजधानी है सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड, और मोस्ट पॉल्यूटेड जो सिटी है इस IQ एयर इंडेक्स के अनुसार, जिसको वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार, तो ये जो है बीजिंग में देखने को मिलती है। तो देखिए हम बताया गया कि इन 2020 न्यू दिल्लीज एवरेज एनुअल कंसंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर मैटर 2.5 in a cubic meter of air was 84.1, or study said more than double the level of the Beijing, which averaged 37.5 during the year, making it the 4th most polluted city in the world. तो फोर्थ, इसमें 4th मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड जो इसको बताया गया है। तो सो आई मेक अ पार्टन, न्यू दिल्ली जो है 14th जो है मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड है। इसमें बताया गया कि न्यू दिल्ली वाज द वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल फॉर द 3rd ईयर इन 2020। तो लगातार 3 सालों से जो है दिल्ली जो है 2020 तक जो है लगातार 3 सालों से जो है मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। अकॉर्डिंग टू द IQ एयर, स्विस ग्रुप जो रहता है स्विट्जरलैंड बेस्ड एक ग्रुप है दैट मेजर्स एयर क्वालिटी लेवल बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ लंग डैमेजिंग एयरबोर्न पार्टिकल्स नोन एज PM2.5। और इंडिया वाज होम टू द 35 ऑफ द मोस्ट वर्ल्ड 50 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज अकॉर्डिंग टू द IQ एयर 2020 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, व्हिच गैदर्ड डाटा फॉर 106 कंट्रीज। और 106 कंट्रीज का जो इसमें जो डाटा जो इनके द्वारा जो कलेक्ट किया गया था। तो कुछ ये फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट REHAB के बारे में जो है क्वेश्चन जो है फ्रेम किया गया है। तो देखिए अगर आपको REHAB की जो फुल फॉर्म है, जो एक्सपेंडेबल जो फॉर्म है, अगर ये पता है तो आप क्वेश्चन जो इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म है रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक बाय यूजिंग बीज। बीज बिल्कुल सही बात है, मधुमक्खियों का यूज करके जो है इसमें जो है एलिफेंट्स का जो अटैक होता है ह्यूमन के ऊपर उसको जो है प्रिवेंट किया जाता है। इसमें क्या है कि जो लोग जो एलिफेंट सर्कल है आपके, जहां पर एलिफेंट्स का खतरा है, वहां पर जो लोग हैं, जहां पर गांव है, उनके बाहर जो है मधुमक्खियों के जो है छत्ते जो है लगा दिए जाते हैं, ताकि जब भी एलिफेंट इस तरह से उस तरफ जो क्रॉस करने की कोशिश करें तो उनकी स्ट्रिंग से जो है इनको जो है दूर जो है भगाया जा सके। तो देखिए अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पता है, आर का मतलब है रिड्यूसिंग, ई से एलिफेंट, एच से ह्यूमन और ए से अटैक, एंड बाय यूजिंग बी, यानी रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक बाय यूजिंग बीज। तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर देंगे। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट आप स्क्रीन सामने देख रहे हैं इससे रिलेटेड की दिस प्रोजेक्ट इज अबाउट रिहैबिलिटेशन ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयड यूथ हु लॉस्ट देयर एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू कोविड-19। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है।
फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। तो जो आप 50-50 के ऊपर जब आ जाते हैं तो क्वेश्चन जो है ठीक होने की संभावना हो जाती है। करेक्ट स्टेटमेंट इसमें पूछी गई है। सेकंड स्टेटमेंट इज इंप्लीमेंटेड बाय दी केवीआईसी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। और आपको पता होना चाहिए खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंडर जो है वर्क करता है। इसका काम रहता है फॉर द प्रमोशन ऑफ रूरल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, और हेडक्वार्टर्स के आपको जो मुंबई में देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल सही बात है, ये जो प्रोजेक्ट REHAB है इसको केवीआईसी के द्वारा जो है इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट ओनली, तो सेकंड ओनली इज करेक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये आप द हिंदू की न्यूज देख सकते हैं। बी फैंसीज टू वार्ड ऑफ एलिफेंट अटैक्स। तो पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ इन द कोडागू एंड साउथ कर्नाटका में टू मिटिगेट ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट। तो देखिए इसमें बताया गया कि पायलट प्रोजेक्ट जो है लॉन्च टू है इन द कोडागू इंटेल्स इंस्टॉलिंग बी बॉक्सेस जो अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द फॉरेस्ट। तो जो पेरिफेरी जो बाउंड्री रहेगी फॉरेस्ट की वो उस पे जो है इस तरह से जो है बी बॉक्सेस जो इंस्टॉल कर दिए जाएंगे। एंड विलेजेस विद द बिलीफ दैट एलिफेंट्स विल नॉट वेंचर एनीवेयर क्लोज टू द बीज एंड thus avoid pressing into the human landscape. Idea stems from the elephant's proven fear of the bees। तो elephants को जो है काफी सारा डर जो है bees का जो रहता है। ये जो इनिशिएटिव है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का है, प्रोजेक्ट REHAB, दैट इज रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बीज। और इस तरह के क्वेश्चन जो है यूपीएससी के फेवरेट रहते हैं। तो इसमें जो है बी फैंसी जो इसमें जो क्रिएटर इसमें जो की जाएंगी। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का ध्यान रख लीजिए, 1956 में स्टैब्लिश हुआ है। देखिए 1956 में और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुई? ONGC, ED 1 मई 1956 को, SBI, LIC भी आई थिंक 1956 में। SBI की आप जो है इस्टेब्लिशमेंट 1955 है, LIC 96 है, इसको आप जो कंफर्म कर लेना एक बार। तो देखिए जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है ये जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये अप्रैल 1947 में जो इस्टेब्लिश हुई थी अंडर दी KBIC एक्ट 1956। और ये अपेक्स ऑर्गेनाइज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस विद रिगार्ड टू खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ये सिक्स टू प्लान, promote, facilitate and organize and assist in the establishment and development of khadi and village industries in rural areas in collaboration with the other agencies engaged in rural development wherever necessary। और इसके प्रेजेंट जो चेयरमैन है ये विनय कुमार सक्सेना हमें जो इसके चेयरमैन देखने को मिलते हैं। और ध्यान रखना एजेंसी का मिनिस्ट्री का ध्यान रखना मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंडर जो वर्क करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, इसमें पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर अब्सेंटी वोटर्स। तो बहुत ही इजी और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन ये है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज और पर्सन इंगेज्ड इन एसेंशियल सर्विसेज ये तो इसमें आ जाएंगे, सेकंड और थर्ड तो इसमें आ जाएंगे। देखिए अब्सेंटी वोटर्स ये होते हैं जो कि जो है डिफाइंड है अंडर दी सेक्शन 60 क्लाउज C ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। और देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो रहता है इसके जो सेलिएंट जो फीचर्स हैं ये आपके जो है HPS मींस के सिलेबस में भी है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और देखिए जो पॉलिटिकल पार्टी जो रजिस्टर्ड होती हैं वो रजिस्टर्ड होती है अंडर सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ठीक है, तो इसमें जो अब्सेंटी वोटर्स है उसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी, पर्सन एम्प्लॉयड इन एसेंशियल सर्विस आ जाएंगे। उसके साथ साथ इनमें इसमें जो सीनियर सिटीजन तो इंक्लूड है अब्सेंटी वोटर्स में, लेकिन इसमें जो डेफिनेशन है इसमें जो रखे गए हैं सीनियर सिटीजन ये अबव द एज ऑफ 80 रखे गए हैं। हल्का सा ट्रिकी ये क्वेश्चन था और इस तरह क्वेश्चन यूपीएससी के फेवरेट रहते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर जो गलत हो जाएगी, तो राइट आंसर आपके पास हो जाएगा सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो आपकी इसमें करेक्ट है। अगेन ये पीआईबी की न्यूज है 18 मार्च 2021 की, तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए इसमें ऑनरेबल जो हाई कोर्ट है मद्रास की उन्होंने अपोज किया इलेक्शन कमीशन इंडिया फैसिलिटी ऑफ पोस्टल बैलेट फॉर अब्सेंटी वोटर। तो पोस्टल बैलेट की फिर फैसिलिटी दी जाती है, पोस्टल बैलेट से ये जो है वोट करते हैं जो अब्सेंटी वोटर्स रहते हैं। तो देखिए इसमें ये बोला गया है कि जो सेक्शन 60C जो रहती है रिप्रेजेंटेटिव 1951 की एंड कॉरस्पॉन्डिंग रूल टू फैसिलिटेट पोस्टल बैलेट्स फॉर अब्सेंटी वोटर्स इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन ऑफ अबव एज ऑफ 80 ईयर्स। देखिए क्लियरली बोला गया कि सीनियर सिटीजन जो रहते हैं अंडर दी सेक्शन 60C जो अब्सेंटी वोटर्स की डेफिनेशन है उसमें सीनियर सिटीजन अबव द एज ऑफ 80 ईयर्स रखे गए हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, कोविड-19 इन्फेक्टेड सस्पेक्टेड पर्सन इन एसेंशियल सर्विस अब्सेंटी वोटर्स में इस तरह से जो रखे जाते हैं। तो ध्यान रखना सीनियर सिटीजन इसमें जो है 80 ईयर्स एंड अबव द 80 ईयर्स ऑफ एज जो है इसमें जो रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के सामने देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहता है। मिशन इनोवेशन रिसेंटली पीआईबी में जो है न्यूज में था, तो मैं समझता हूँ कि एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो मिशन इनोवेशन है ये जो है आपके 24 कंट्रीज प्लस EU के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था एट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 जिसको हम पेरिस क्लाइमेट समिट भी बोलते हैं ऑन 30 नवंबर 2015 को। अब देखिए इसका जो मेन जो मोटिव है, मेन जो एम है ये रहता है कि प्रमोट करना क्लीन एनर्जी रिसर्च डेवलपमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेशन को।
तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट इसमें की लॉन्च किया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, ये स्टेटमेंट अगेन आपकी गलत हो जाएगी। ये 24 कंट्रीज प्लस ईयू के द्वारा जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 में जो है एट पेरिस क्लाइमेट समिट जो रही 30 नवंबर 2015, वहां पर इसको जो लॉन्च किया गया। तो फर्स्ट जहां जहां पर उसको आप कट कर देंगे तो देखिए 50-50 अब आगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि इट फोकस ऑन न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन एरिया ऑफ कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन। देखिए कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका लेना है क्लीन जो आपकी जो एनर्जी रहती है, क्लीन एनर्जी रिसर्च, क्लीन एनर्जी रिसर्च डेवलपमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेशन रिलेटेड जो है डील करती है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी इसमें जो आपकी जो है गलत हो जाएगी। तो जब सेकंड गलत होगी तो तीसरी तो हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तीसरी अपने आप में जो करेक्ट हो जाएगी। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है नोडल एजेंसी है फ्रॉम इंडिया फॉर दिस मिशन। तो इंडिया से मिशन इनोवेशन के लिए जो नोडल जो एजेंसी है ये हमारी रहती है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये आप पीआईबी की न्यूज देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिशन इनोवेशन 19 मार्च 2021 की। तो इसमें देखिए बताया गया कि इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड द पार्टनरशिप विद द की कंट्रीज एंड इज प्लेइंग अ की रोल थ्रू नॉलेज ऑपरेशन एंड इनोवेशन इन द एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइट डिसिप्लिन्स इंक्लूडिंग एनर्जी, वाटर, हेल्थ व्हिच आर ग्लोबल चैलेंजेस। और इसमें बताया गया इंडिया जो इमर्ज हो रहा है एज अ की मूवर ऑफ द ग्लोबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप इन क्रिटिकल एरियाज। मेजर मिशन जो है लॉन्च किए गए हैं बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड सीएसआईआर। तो इसमें देखिए बताया गया बहुत इंपॉर्टेंट ये रहता है मिशन इनोवेशन। देखिए एक ग्लोबल इनिशिएटिव है। सबसे पहले तो आपको इसमें मिशन इनोवेशन के बारे में बताया गया कि मिशन इनोवेशन जो रहता है ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव है ऑफ 24 कंट्रीज एंड ईयू। तो 24 कंट्रीज और ईयू का जो है एक ग्लोबल इनिशिएटिव है मिशन इनोवेशन, जो कि लॉन्च हुआ था ड्यूरिंग दी पेरिस एग्रीमेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 और नवंबर 30 2015। और प्रोग्राम फोकस करता है क्लीन एनर्जी रिसर्च डेवलपमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेशन इनिशिएटिव टू एक्सेलरेट क्लीन एनर्जी इनोवेशन। और इंडिया में जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है ये नोडल एजेंसी है फॉर कोऑर्डिनेटिंग नेशनल एफर्ट्स इन क्लीन एनर्जी रिसर्च डेवलपमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेशन एंड इंप्लीमेंटिंग वेरियस एक्टिविटीज इन क्लोज कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अदर लाइन मिनिस्ट्रीज। ठीक है, India is playing a crucial role in mission innovation activity at global level by participating in 8 innovation challenges and co-leading 3 challenges। 3 चैलेंज रहते हैं स्मार्ट ग्रिड्स, ऑफ ग्रिड एक्सेस टू द इलेक्ट्रिसिटी एंड सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स। इंडिया जो मेंबर रहता है मिशन इनोवेशन की स्टीयरिंग कमेटी का एंड को लीड ऑफ एनालिसिस एंड जॉइंट रिसर्च सब ग्रुप अलोंग विद कनाडा। इंडिया ने जो सेटअप किया गया है, इंडिया के द्वारा सेटअप किया गया है क्लीन एनर्जी इंटरनेशनल इनक्यूबेशन सेंटर टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द स्टार्टअप फॉर प्रोवाइडिंग मोस्ट इंपैक्टफुल क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन फॉर द सोसाइटल गुड। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए मिशन इनोवेशन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है लिथियम ट्रायंगल। तो देखिए लिथियम ट्रायंगल देखिए काफी ज्यादा जो न्यूज में रहता है। तो इसमें 3 कंट्रीज को जो है मिला के जो है लिथियम ट्रायंगल जो है बोला जाता है। तो ए बी सी करके आपने इनको याद रखना कि ए बी सी ये कंट्रीज हैं। ए से अर्जेंटीना है, बी से जो है बोलिविया है और सी से जो आपको जो है चिली जिसमें देखने को मिलेगा। तो अर्जेंटीना, बोलिविया एंड चिली। तो सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ इसमें जो है आपके पास ये आ जाएंगे। तो ध्यान रखना ए बी सी कंट्रीज, ब्राजील इसमें नहीं आएगा। ए बी सी जो कंट्री है साउथ अमेरिका की, अर्जेंटीना, बोलिविया एंड चिली, ये जो है लिथियम ट्रायंगल में आती है। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं बोलिविया, चिली एंड अर्जेंटीना ये तीनों बनाती हैं आपके लिथियम ट्रायंगल को। तो लिथियम ट्रायंगल जो रीजन रहता है एंड इज रिच लिथियम रिजर्व के अराउंड द बॉर्डर्स ऑफ अर्जेंटीना, बोलिविया एंड चिली। और लिथियम इन द ट्रायंगल इज कंसिडर्ड वेरियस सॉल्ट प्लांट्स दैट एग्जिस्ट अलोंग द अटाकामा डेजर्ट एंड नेबरिंग अरिड एरियाज। एरिया जो है होल्ड करता है 54% ऑफ द वर्ल्ड लिथियम रिजर्व। तो 54% ऑफ द वर्ल्ड लिथियम रिजर्व जो आपको जो है यहाँ पर जो देखने को मिलेंगे। एक बार जो अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली को मैप में देख लेते हैं। तो दिस इज अवर लविंग इंडिया। तो यहाँ से जब हम वेस्ट की तरफ जाएंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से होते हुए इस तरह से साउथ अमेरिका में, तो ये आपको साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो इस तरह से देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी कंट्री साउथ अमेरिका की जो आपको ब्राजील जो देखने को मिलती है। तो लिथियम ट्रायंगल रहता है ये जो है बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना से मिलता है। और चिली की कैपिटल है आपकी सेंटियागो, अर्जेंटीना की है ब्यूनस एयरेस और बोलिविया की कैपिटल आपको देखने को मिली। देखिए बोलिविया एक लैंड लॉक्ड साउथ अमेरिकन कंट्री है, इसकी कैपिटल आपको लपास देखने को मिलती है। और परग्वे जो रहेगी इसकी जो कैपिटल जो है एस यूनिकन जो रहेगी, ये भी यहाँ पर जो आपको साउथ अमेरिका में लैंड लॉक्ड कंट्री जो देखने को मिलेगी। तो जब भी आप मैप देखते हैं तो थोड़ा सा रीजन को सही ढंग से देख लिया कीजिए। देखिए साउथ अमेरिकन रीजन में यहाँ पर बोलिविया और परग्वे जो है आपको जो है 2 लैंड लॉक्ड कंट्रीज देखने को मिलेंगी। और लेक टिटिकाका जो है आपको जो है पेरू और बोलिविया के बीच में यहाँ पर जो है देखने को मिलेंगी, लेक टिटिकाका। तो देखिए जो चीजें रहती हैं ये याद तभी रहती हैं जब आप बार बार जो है मैप को देखेंगे, चीजों को बार बार डिस्कस करेंगे, तभी जो है चीजें जो है याद रहती हैं। तो ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलिविया और पेरू के बीच में लेक टिटिकाका है और बोलिविया और उरुग्वे जो है 2 लैंड दो कंट्रीज आपको यहाँ पर जो देखने को मिलेगी। अटाकामा डेजर्ट को भी एक बार जो है मैप में देख लेते हैं। तो ये गूगल अर्थ में आप ये जो है वर्ल्ड का जो मैप है ये देख सकते हैं। और यहाँ से हम सीधे चलेंगे साउथ अमेरिका के ऊपर। तो साउथ अमेरिका के ऊपर इस तरह से अगर हम लिथियम ट्रायंगल के ऊपर इस तरह से जूम करेंगे
तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अटाकामा डेजर्ट। और देखिए इस तरह से अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँ और इस तरह से अटाकामा डेजर्ट को अगर आप देखें तो ये पूरा पूरा आपको जो है चिली में जो इस तरह से जो है देखने को मिलेगा, चिली और थोड़ा सा ये जो आपको जो है पेरू के थोड़े से जो है बॉर्डर के ऊपर जो आपको जो ये देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए एंडीज माउंटेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी। इस तरह से अगर आप देखें तो एंडीज माउंटेन देखिए आपकी जो है इक्वाडोर से होते हुए, पेरू से होते हुए, इस तरह से जो आपकी जो है अगर आप इस तरह से देखेंगे बोलिविया इसमें आ जाएगा आपका, चिली, इस तरह चिली से होते हुए ये जो है आपकी जो है एंडीज जो है माउंटेन जो है इस तरह से ये जो जाती है। और नीचे इवन आप ये देख सकते हैं कुछ पार्ट जो है ब्राजील का भी जो है एंडीज माउंटेन, अर्जेंटीना का भी सॉरी, कुछ पार्ट जो है इसमें जो है हमें देखने को मिलता है एंडीज माउंटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। यहाँ पर जो देखिए दिल्ली से रिलेटेड जो है, दिल्ली गवर्नमेंट से रिलेटेड जो है 3 स्टेटमेंट्स जो दी गई है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है दिल्ली करंट स्टेटस एज यूनिट टेरिटरी विद द लेजिस्लेटिव असेंबली वाज इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए बिल्कुल गलत बात है। 69 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो थी 1992 की, उसके द्वारा जो है दिल्ली को जो है एक नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट इसको बोला जाता है। और इसके तहत जो है दिल्ली को जो है लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इसके द्वारा जो प्रोवाइड की गई थी। आई मेक अ पार्टन, दिस इज 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये जो हुई थी 1991 में हुई थी। और इसके द्वारा 2 आर्टिकल जो है 239 ए और 239 बी जो है इसके द्वारा जो इंसर्ट जो है किए गए थे। और ये डील करता है आपके विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपकी जो है गलत हो जाएगी, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के कोई भी प्रोविजन नहीं थे। सेकंड आता है स्टेटस पावर एंड फंक्शन ऑफ एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली सिमिलर टू दैट ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट। तो ये भी गलत बात हो जाएगी, गवर्नर की तरह जो है इनके फंक्शंस नहीं होते हैं। तो राइट स्टेटमेंट पूछी गई है। तो ऑटोमेटिकली जब फर्स्ट और सेकंड आपके करेक्ट नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो थर्ड स्टेटमेंट जो करेक्ट हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट बोली जाती है द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली हैव द पावर टू रेफर एनी मैटर ओवर विच देयर इज अ डिसएग्रीमेंट विद द इलेक्टेड गवर्नमेंट टू द प्रेसिडेंट। तो ये बिल्कुल सही बात है। और दिल्ली में आपने ध्यान रखना सीएम की जो अपॉइंटमेंट है दिल्ली में, ये जो है आपकी जो है प्रेसिडेंट के द्वारा जो है की जाती है। और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली का जो करंट स्टेटस है यूनियन टेरिटरी का विद लेजिस्लेटिव असेंबली, ये जो है आउटकम है 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991 की, जिसके द्वारा जो आर्टिकल्स 239 ए एंड 239 बी भी जो इंट्रोड्यूस किए गए संविधान में। और बेंच ऑफ दैन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा ने देखिए वर्डिक्ट दी थी कि स्टेटस जो रहता है एलजी का दिल्ली का, ये नॉट दैट ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट, rather he remains as administrator in a limited sense working with the designation of LG। or LG does not have a power LG does has a power to refer any matter over which there is a disagreement with the elected government of the president under the article 239 AA clause 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टेटमेंट दी गई है रिगार्डिंग द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर सीरीज के आपने सुने हैं तो ये टॉपिक हमने बहुत बार जो डिस्कस किया हुआ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो रहता है हमारा, ये जो है वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल जो ऑर्गन्स जो रहते हैं यूएन के, उसमें रहता है। यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सेक्रेटरीट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएन ट्रस्टी काउंसिल एंड यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन जो है यूएन के हमें देखने को मिलते हैं। तो उनमें से एक 6 प्रिंसिपल ऑर्गन आता है। तो देखिए इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई कि आईजी एक्ट्स एज एन अपील कोर्ट फॉर एनी इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल।
तो बिल्कुल गलत बात है, ये किसी भी प्रकार का अपील कोर्ट नहीं है। सेकंड आता है कि जजमेंट जो रहती है आईसीजे की आर फाइनल है विदाउट अपील, बिल्कुल सही बात है। जो जजमेंट जो रहती है आईसीजे की वो फाइनल रहती है और विदाउट अपील रहती है, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो इन्फोर्स करती है आईसीजे रूलिंग, और जो भी आईसीसी रूलिंग्स जो रहती हैं वो इंटरनेशनल लॉज का आपको जो बेस जो है वो बनती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सेकंड एंड थर्ड करेक्ट। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिलेटेड आपको जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीजें जो है जानने को मिलेगी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, आप जो है ऑफिशियल ये पेज देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रिक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट ये रहता है। इसमें देखिए पूछा गया कि व्हाट इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो यहाँ बताया गया कि कोर्ट जो है प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन रहती है यूनाइटेड नेशंस की, इस्टेब्लिश हुई थी यूनाइटेड नेशन चार्टर के द्वारा, जो कि साइन हुआ था 1945 में इन सैन फ्रांसिस्को यूनाइटेड स्टेट्स, और बिगन वर्क इन 1946 इन पीस पैलेस दी इन नीदरलैंड्स। और कोर्ट जो है कंपोज करता है 15 जजेस और 2-4 रोल रहता है। फर्स्ट इसमें रहता है टू सेटल इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स एडमिट टू इट by them, and second to give advisory opinions on legal matters referred to duly authorized United Nations organs and specialized agencies। उसके बाद देखिए हु मे सबमिट केसेस, तो ओनली स्टेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए ओनली स्टेट में लगी हुई है यहाँ पर, ओनली स्टेट्स आर एलिजिबल टू अपीयर बिफोर द कोर्ट इन कंटेनियस केसेस, और कोर्ट की कोई भी जुडिक्शन नहीं रहती है टू डील विद एप्लीकेशन फ्रॉम इंडिविजुअल्स। तो देखिए कोई एप्लीकेशन यहाँ पर इंडिविजुअल एनजीओ वगैरह से नहीं आ सकती है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सिर्फ और सिर्फ जो है केस लेगा डायरेक्ट स्टेट से, पूरी पूरी कंट्री से, और इसमें किसी प्रकार के इंडिविजुअल एनजीओ कॉर्पोरेशन और किसी प्राइवेट एंटिटी के केस को ये नहीं लेते हैं, इनकी किसी प्रकार की जुडिक्शन नहीं रहती है। ये सिर्फ और सिर्फ बिटवीन द कंट्रीज जो है डिस्प्यूट्स को जो है रिजॉल्व करते हैं, और इट कैन नॉट प्रोवाइड देम विद लीगल एडवाइस और हेल्प देम इन देयर डीलिंग विद नेशनल अथॉरिटीज। तो ये इनको किसी प्रकार की जो है एडवाइस, लीगल एडवाइस भी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। हाउएवर स्टेट जो है टेक अप केस ऑफ वन ऑफ इट्स नेशनल एंड इन्वोक अगेंस्ट अनदर स्टेट्स the wrongs which its national claim to have suffered on the hands of the other, इस तरह के केस लिए जा सकते हैं, और डिस्प्यूट जो है बिकम डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट। अब देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ एडवोकेट इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल से किस तरह से अलग है। देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इसके पास कोई भी अधिकार क्षेत्र नहीं है, कोई भी जुडिक्शन नहीं है कि ये इंडिविजुअल्स को जो एक्यूज कर सके वार क्राइम, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जो है जो भी वार अगेंस्ट ह्यूमैनिटी होते हैं, जेनोसाइड होते हैं, उनको जो है ट्रायल किया जाता है। उसके बाद देखिए हम पूछा कि हाउ डज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डिफर फ्रॉम अदर इंटरनेशनल कोर्ट, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है डिफर रहता है बाकी अदर कोर्ट से। इस तरह से यहाँ पर देखिए बताया गया, इनको आप पढ़ भी सकते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया कि कोर्ट जो है कोई भी सुप्रीम बॉडी नहीं है टू विच नेशनल कोर्ट्स कैन टर्न, इट डज नॉट एक्ट एज अ कोर्ट ऑफ लास्ट रिसोर्ट फॉर इंडिविजुअल, ठीक है, नॉर इट इज अपील कोर्ट फॉर एनी इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल, तो किसी भी इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल का ये अपील कोर्ट नहीं है। इट कैन हाउएवर रूल ऑन द वैलिडिटी ऑफ आर्बिट्रेरी ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। तो यहाँ बोला गया कि व्हाई आर सम डिस्प्यूट्स विद स्टेट्स नॉट कंसीडर्ड बाय द कोर्ट, ठीक है। द कोर्ट कैन ओनली हियर अ डिस्प्यूट व्हेन रिक्वेस्टेड टू सो बाय वन और मोर स्टेट, कोर्ट तभी जो है डिस्प्यूट्स को हेयर कर सकता है जब वन और टू स्टेट्स के द्वारा जो है उसको जो है रिक्वेस्ट किया जाए कि इस केस को जो है आपको जो है इस डिस्प्यूट्स को जो आप हेयर करें। इट कैन नॉट डील विद डिस्प्यूट ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव, अपने इनिशिएटिव से ये किसी भी डिस्प्यूट्स के साथ डील नहीं करता है। नाइदर इज इट परमिटेड अंडर इट्स स्टैट्यूट टू इन्वेस्टिगेट एंड रोल ऑन एक्ट्स ऑफ सॉवरेन स्टेट्स एज इट चूजेस, ओके। और स्टेट जो इन्वॉल्व करता है in the dispute must also have access to the court and have accepted the jurisdiction. In other words, they must consent to the court considering the dispute in question. This is the fundamental principle governing settlement of international disputes. और जो भी आपके जो यूएन मेंबर्स हैं वो ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मेंबर बन जाते हैं। और देखिए नेक्स्ट रहता है कि क्या डिसीजन इनके बाइंडिंग होते हैं, तो बिल्कुल इनकी जजमेंट बाइंडिंग होती है। तो जजमेंट डिलीवर्ड बाय कोर्ट और वन ऑफ इट्स चेंबर्स इन डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स आर बाइंडिंग अपॉन द पार्टीज कंसर्न, वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी ये जजमेंट देते हैं वो फिर बाउंडिंग होती है। आर्टिकल 94 जो रहता है यूनाइटेड नेशन चार्टर का प्रोवाइड करता है कि ईच मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन अंडरटेक्स टू कंप्लाई विद द डिसीजन ऑफ द कोर्ट इन केस व्हिच इट इज अ पार्टी। और जजमेंट्स जो है देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, जजमेंट्स ऑफ फाइनल रहेंगी और किसी प्रकार की अपील नहीं की जा सकती है। अगर किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है, मीनिंग ऑफ स्कोप ऑफ द जजमेंट ओनली पॉसिबिलिटी इज फॉर वन ऑफ द पार्टीज टू मेक अ रिक्वेस्ट टू द कोर्ट फॉर एन इंटरप्रिटेशन। तो देखिए न्यूज में क्यों था, क्योंकि इंडियन ओशन बॉर्डर के ऊपर जो है डिस्प्यूट है आपके केनिया और सोमालिया का, और केनियन साइड बोला हुआ है कि वो जो है जो प्रोसीडिंग जो रहती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की इसके ऊपर जो है पार्ट नहीं करेंगे ओवर इस मैरीटाइम बॉर्डर डिस्प्यूट सोमालिया। व्हाट इज द डिस्प्यूट और व्हाट इज हियरिंग, इसमें जो है एक्सप्लेन करके इसमें जो है इंडियन एक्सप्रेस में बताया गया है। तो सोमालिया और केनिया का अगर मैप में देख लीजिए तो दिस इज अवर लविंग इंडिया, तो यहाँ से हम वेस्ट की तरफ जाएंगे। देखिए ये रहता है इंडियन ओशन, और देखिए इंडियन ओशन के साथ कौन कौन सी कंट्रीज की कोस्ट जो इंडियन ओशन में रहेगी, तो ऑस्ट्रेलिया की रहेगी, इंडोनेशिया की हमें देखने को मिलती है, फिर ये थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गए, इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, फिर यहाँ पर देखिए ओमान, यमन, फिर सोमालिया, केनिया, तांजानिया, मोजाम्बिक, फिर इस्वाती, फिर आपके साउथ अफ्रीका, और यहाँ पर मेडागास्कर। आई मेक अ पार्टनर, इस्वाती तो आपके लैंड ऑफ कंट्री है, मोजाम्बिक रहेगा, और साउथ अफ्रीका और मेडागास्कर जो है सबसे बड़ी आइलैंड कंट्री है जो है हमें जो है यहाँ पर जो है अफ्रीका में जो देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो न्यूज में थी दैट इज सोमालिया और केनिया, तो ये रहा आपका सोमालिया और यह केनिया। तो इन दोनों का देखिए इंडियन ओशन को रिलेटेड जो है एक डिस्प्यूट है।
तो केनिया की कैपिटल है नैरोबी और सोमालिया की कैपिटल है मोगाडिशु। और केनिया कैपिटल नैरोबी में आपको यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के भी हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे। और विकिपीडिया कट आउट दे सकते हैं आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से रिलेटेड। तो देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहले परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस था, और लीग ऑफ नेशन वगैरह के खत्म होने के बाद जो है इसको भी जो है खत्म करके रिप्लेस करके इसको जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा जो इसको जो रिप्लेस कर दिया गया है। 1945 में स्टेब्लिश हुआ है। और इसमें देखिए नंबर ऑफ जजेस जो आपके नंबर ऑफ जजेस 15 में देखने को मिलते हैं, और हर तीसरी साल जो 5 जजेस में रिटायर हो जाते हैं, और टोटल जो इनका टेन्योर रहता है 9 ईयर्स का में जो देखने को मिलता है। देखिए अभी मैंने आपको इंडियन ओशन की जो कंट्रीज हैं वो बताई, तो यहाँ पर आपसे सिंपली बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्रीज बॉर्डर इंडियन ओशन। तो देखिए इथोपिया का पुराना नाम है एब्सिनिया, तो एब्सिनिया किसी प्रकार का बॉर्डर इंडियन ओशन के साथ शेयर नहीं करता, तो फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा। और केनिया और सोमालिया का जो डिस्प्यूट है इंडियन ओशन को लेके, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सेकंड एंड थर्ड करेक्ट। ये आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जो मैप देख सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि इथोपिया जो है इस तरह से जो है बिल्कुल साइड में जाके रहता है। यहाँ पर इसका जो स्टेट बल्लल मंदीप, और यहाँ पर हमें गुल्फ ऑफ एडन देखने को मिलेगी, और यहाँ पर रेड सी देखने को मिलेगा, और दिस इज द मेडिटेरियन सी। और यहाँ इजिप्ट से होती हुई जाती है आपकी सुएज कनाल, जो पीछे से जो ब्लॉक हो गई थी एक शिप फंसने की वजह से। तो देखिए इस तरह से इंडियन ओशन में आपको सीएचएलएस देखने को मिलेगा, कोमोरोस देखने को मिलेगा, फिर मेडागास्कर, फिर मॉरिशस आपको देखने को मिलेगा, रियूनियन आइलैंड्स फ्रांस के, फिर मालवी आपको देखने को मिलेगा, फिर साउथ अफ्रीका। तो इस तरह से आपको समझिए ये जो है इंडियन ओशन रीजन को जो है इस तरह से बॉर्डर करते हैं। यहाँ पर आपको ओमान देखने को मिलेगा, यमन देखने को मिलेगा, गुल्फ ऑफ ओमान, और यहाँ पर जो आपको पर्शियन गुल्फ देखने को मिलेगी, और यहाँ पर जो है स्टेट ऑफ हॉर्मूज आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो इसमें बोला गया कि सिंपली जो सेक्टर जो रहते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ये जो सेक्टर रहते हैं इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट्स के हिसाब से अरेंज करना है हमने। तो देखिए सबसे ज्यादा जो वेटेज जो रहती है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में मैन्युफैक्चरिंग की रहती है, सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास 3, उसके बाद आएगा हमारे पास माइनिंग, और उसके बाद आएगा इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे ज्यादा वेटेज मैन्युफैक्चरिंग रहती है, उसके बाद माइनिंग की, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की। तो 312 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी इज राइट। और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा जो रिलीज किया जाता है। तो इस तरह से आपको बताना चाहिए 77.6% वेटेज जो है मैन्युफैक्चरिंग की है, 14.4% माइनिंग की, और 8% इसमें इलेक्ट्रिसिटी रहती है। और फिर जो इंडेक्स ऑफ 8 कोर जो इंडस्ट्री जो रहता है उसमें इसकी जो 40% वेटेज जो उसकी जो है इसमें इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो हमें देखने को मिलती है। इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडेक्स रहता है। ये ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा रिलीज किया जाता है। बेस ईयर 11 12 दोनों की रहेगी। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एज वेल इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, इसमें देखिए सबसे कम वेटेज है फर्टिलाइजर की 2.63%, फिर सीमेंट की 5.37%, नेचुरल गैस की 6.8%, क्रूड ऑयल की 8.98%, कोल की 10.33%, स्टील की 7.92%, इलेक्ट्रिसिटी की 19.85%, और फाइनल प्रोडक्शन की 28.04%। और ट्री किसकी रहती है, फेस, नेचुरल, ईसीसी, एससीआर। तो एफ से आपका फर्टिलाइजर हो जाएगा, सी से सीमेंट हो जाएगा, नेचुरल से नेचुरल गैस, सी से आपका क्रूड ऑयल, और सी से कोल, फिर स्टील, फिर इलेक्ट्रिसिटी और रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। तो इस तरह से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है सबकी वेटेज का। नेक्स्ट बहुत इजी क्वेश्चन रहता है, फिर भी इस लेक्चर में मैं ये डिस्कस कर चुका हूं। तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा रिलीज की गई, इसमें पूछा जा रहा है। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो रिलीज की गई है। तो देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है 2021 की, ये बोलते हैं कि जो एनवायरमेंटल रिस्क है ये कंटिन्यू टू थ्रेटन द ग्लोबल इकोनॉमी, और टॉप 5 रिस्क रहते हैं ये एक्सट्रीम वेदर, क्लाइमेट एक्शन फेलियर, ह्यूमन एनवायरमेंटल डैमेज, इन्फेक्शियस डिजीज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। और इन टर्म ऑफ इम्पैक्ट अगर बात करें तो इन्फेक्शियस डिजीज टॉप द लिस्ट, फॉलोड बाय द क्लाइमेट एक्शन फेलियर, क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज जो कोरोना वायरस है उसने जो है 2021 में काफी ज्यादा डैमेज जो किया हुआ है, और स्टिल जो है टुडे भी ये जो परसिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए आपके जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन जो है फ्रेम किया गया है, और इस तरह के क्वेश्चन जो यूपीएससी के फेवरेट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट दी गई है रिगार्डिंग द 81 बॉन्ड्स एडिशनल टायर 1 बॉन्ड्स। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें दी गई कि दे आर अनसेक्योर्ड बॉन्ड, बिल्कुल सही बात है, ये अनसेक्योर्ड बॉन्ड होते हैं। और नेक्स्ट इसमें बोला गया विच हैव अ फिक्स्ड टेन्योर, तो इनका कोई भी फिक्स्ड टेन्योर नहीं रहता है। रिसेंटली सेबी ने गाइडलाइंस इशू की थी कि 100 इयर्स इनका जो फिक्स्ड टेन्योर होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको स्टक डाउन कर दिया हुआ है। तो तब अगर ये न्यूज में आ गए थे तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी जो गलत हो जाएगी। तो नेचुरली करेक्ट पूछा गया, अगर फर्स्ट आपको पता है कि गलत है तो ऑटोमेटिकली आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, सेकंड और थर्ड करेक्ट। दूसरी स्टेटमेंट है कि दीज फंड्स आर टिपिकली यूज्ड बाय बैंक्स टू बोल्स्टर देयर कोर और टायर 1 कैपिटल, सही बात है। और म्यूचुअल फंड्स जो अमंग द लार्जेस्ट इन्वेस्टर रहते हैं 81 बॉन्ड्स में, एडिशनल टायर 1 बॉन्ड्स में, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। देखिए जो इन्फॉर्मेशन है आप अपनी स्क्रीन पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन मैं बोलता हूँ कि डेफिनेटली पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो देखिए 81 जो बॉन्ड्स हैं ये स्टैंड करते हैं एडिशनल टायर 1 बॉन्ड्स, और ये जो है अनसेक्योर्ड बॉन्ड्स रहते हैं विच हैव परपेचुअल टेन्योर, इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है। इन अदर वर्ड्स बॉन्ड्स का कोई भी मैच्योरिटी डेट नहीं होती है।
और इनमें जो है देखिए कॉल ऑप्शन होता है, कॉल ऑप्शन बैंक्स के पास होता है, कॉल ऑप्शन को जो है बैंक्स के द्वारा यूज किया जाता है टू बाई बैक दीज बॉन्ड्स बैक्स फ्रॉम द इन्वेस्टर। तो जो भी निवेशक होते हैं उनसे इन बॉन्ड्स को बाय करने के लिए बैंक्स के पास जो है कॉल ऑप्शन होती है, जिसके साथ ये इन्वेस्टर्स जो बैंक इनको बाय करते हैं। और दीज बॉन्ड्स आर टिपिकली यूज्ड बाय बैंक्स टू बोल्स्टर देयर कोर और टायर 1 कैपिटल्स, ठीक है। और 81 बॉन्ड्स सबऑर्डिनेट रहते हैं ऑल अदर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। 81 बॉन्ड जो है सबऑर्डिनेट रहेंगे, सब के सब जितने भी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं उनसे ये सबऑर्डिनेट रहते हैं, नीचे रहते हैं, और सीनियर रहेंगे सिर्फ और सिर्फ कॉमन इक्विटी से। और जो म्यूचुअल फंड जो रहते हैं ये अमंग दी लार्जेस्ट इन्वेस्टर रहते हैं इन परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स, और होल्ड करते हैं अप टू 35 करोड़ ऑफ दी आउटस्टैंडिंग एडिशनल टायर 1 बॉन्ड इश्यूज ऑफ दी 9000 करोड़। और आप ध्यान रखना बॉन्ड्स वगैरह की जो मार्केट है उसको जो है सेबी जो रेगुलेट करता है, जो भी सिक्योरिटी मार्केट्स है उसको सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी रहती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसके द्वारा इसको जो है रेगुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंडियन एक्सप्लेन एक्सप्लेन किया हुआ है कि सेबीज न्यू 81 बॉन्ड नॉर्म्स रेज्ड अ स्टॉर्म अमंग म्यूचुअल फंड्स। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री has asked the regulator to withdraw the changes that it will lead to the disruption in the instrument of mutual funds and fundraising plans for bank। इन्होंने देखिए 100 years इसका जो पीरियड बना दिया था 81 टायर बॉन्ड का, ताकि ये जो अनसिक्योरेसी है इसमें उसको कम किया जा सके। लेकिन इससे जो है काफी ज्यादा स्टॉर्म जो है सिक्योरिटी मार्केट में और इन्वेस्टर्स के बीच में जो है हो गया, पूरे मार्केट को इसने जो हिला दिया, इन्वेस्टर्स को हिला दिया। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि आप इनको जो है विड्रॉ कर लीजिए चेंजेस को। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये नॉमिनेटेड मेंबर जो रहते हैं राज्यसभा को रिलेटेड है। देखिए जो प्रेसिडेंट जो रहते हैं हमारे, प्रेसिडेंट का मेंशन आपको अंडर द आर्टिकल 52 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आप देखना इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा वोट करेंगे, जो उनका इलेक्टोरल कॉलेज रहेगा, एज वेल एज इलेक्टेड मेंबर ऑफ ऑल दी लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो रहती हैं स्टेट की, इंक्लूडिंग दिल्ली एंड पुडुचेरी। लेकिन आप ध्यान में रखना जो नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं पार्लियामेंट के, चाहे लोकसभा के या राज्यसभा के, राज्यसभा में जो एंग्लो इंडियंस की जो रिजर्वेशन 331 के तहत उसको खत्म कर दिया गया बाय द 104th कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2020 में जो हुई। और अब जो है सिर्फ और सिर्फ आपको नॉमिनेटेड मेंबर राज्यसभा में देखने को मिलेंगे। तो नॉमिनेटेड मेंबर जो प्रेसिडेंट इलेक्शन में जो है वोट नहीं करते हैं। और एमएलसी जो रहती है कुछ एक स्टेट्स में, जिसमें आपके तेलंगाना आएगा, आंध्र प्रदेश आ जाएगा, जम्मू कश्मीर आ जाएगा, फिर आपके पास जो है कर्नाटक आ जाएगा, उत्तर प्रदेश आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा, और बिहार जो आ जाता है, जिनके पास जो है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी रहेंगी। लेजिस्लेटिव काउंसिल इनमें रहती है जो कि अंडर द आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो एस्टैब्लिश होती है, ये एग्जिस्ट करती है। तो इनके मेंबर जो प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट नहीं करते हैं। तो आप ध्यान रखना प्रेसिडेंट इलेक्शन का जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, एज वेल एज इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स, एज वेल एज इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ पुडुचेरी एंड दिल्ली। तो ये वोट करेंगे प्रेसिडेंट इलेक्शन में। तो प्रेसिडेंट के पास देखिए अंडर द आर्टिकल 80 ए में पावर रहती है कि प्रेसिडेंट जो है 12 मेंबर्स को जो है नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा के लिए। ऐसे 12 पर्सन को नॉमिनेट किया जाता है जिनके पास जो है आपके स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। तो देखिए अब यहाँ पर बोला गया कि जो नॉमिनेटेड मेंबर जो रहते हैं राज्यसभा के हैव द सेम राइट्स एंड प्रिविलेजेस एज इलेक्टेड मेंबर राज्यसभा विद द राइट टू वोट इन इलेक्शन प्रेसिडेंट। देखिए पहली बात तो ये रहती है कि मैक्सिमम जो राइट्स और प्रिविलेजेस हैं वो सेम होते हैं नॉमिनेटेड एज वेल इलेक्टेड मेंबर्स के। लेकिन एक जो कमी ये जो रहती है ये रहती है कि ये जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं कर सकते हैं। तो नॉमिनेटेड मेंबर जो प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप स्टेटमेंट की वोट कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट इसका रंग नहीं है जो गलत हो जाएगी। दूसरा रहता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जब गलत हो जाएगी तो हमारा देखिए 50-50 अगेन हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। सेकंड रहती है The anti-defection law was not present in the original constitution। बिल्कुल सही बात है, एंटी डिफेक्शन लॉ को बाय द 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 के द्वारा जो है 10th शेड्यूल को जो है ऐड किया गया था। उसके बाद एंटी डिफेक्शन लॉ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। तो अच्छा बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी, तो थर्ड को भी आप नोट सकते हैं, राइट आंसर आपका भी हो जाएगा। थर्ड आता है नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन इफ दे जॉइन पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 मंथ्स ऑफ बीइंग नॉमिनेटेड टू द हाउस। अगर देखिए 6 महीने के अंदर कोई अगर नॉमिनेटेड मेंबर जो है किसी पार्टी को जो है ज्वाइन कर लेता है तो उसके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन उसकी नहीं होगी। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में मैं आपको बता दूं, फर्स्ट रहते हैं पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स। अब मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य था, पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर था, उसने पार्टी की टिकट के ऊपर मान लीजिए वो लोकसभा का एमपी बन गया या एमएलए बन गया या राज्यसभा का एमपी वो बन गया। बाद में उसने क्या किया कि वॉलंटरी रिजाइन कर दिया अपनी पार्टी से, एब्सटेन कर दिया अगेंस्ट दी पार्टी गाइडलाइन, एब्सटेन या वोट अगेंस्ट कर दिया पार्टी गाइडलाइंस के, एब्सटेन कर दिया वोटिंग रिगार्डिंग दी पार्टी गाइडलाइंस, तो उनको एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। दूसरा रहता है हमारे फिर नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स के पास ऑप्शन रहता है कि वो 6 महीने के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बाद वो पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। और तीसरा रहता है इंडिपेंडेंट मेंबर्स। इंडिपेंडेंट मेंबर्स जो होते हैं जो इंडिपेंडेंटली इलेक्ट होते हैं, बिना किसी पार्टी के सीट टिकट के वो जो है इलेक्शन लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं, और उसके बाद वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर ज्वाइन करते हैं तो उनको एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा और उनकी रिस्पेक्टिव हाउस की मेंबरशिप जो कैंसिल हो जाएगी। इसमें एक्सेप्शन रहती है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो अपनी पार्टी छोड़ भी सकते हैं अपने हाउस को न्यूट्रली चलाने के लिए। उसके बाद अगर 2/3 जो अगर आपके जो मेंबर्स हैं
पॉलिटिकल पार्टी के, वो जो है मर्ज करना चाहेंगे किसी अदर पॉलिटिकल पार्टी के साथ, तो वहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। पहले स्प्लिट का भी ऑप्शन था, लेकिन स्प्लिट पहले ये था कि 1/3 अगर मेंबर स्प्लिट करना चाहते हैं उनको एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता था, लेकिन बाद में 91st अमेंडमेंट 2003 ने जो है इस ऑप्शन को जो है डिलीट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन सामने देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए फाइनेंस कमीशन रिलेटेड दो स्टेटमेंट दी गई है कि फर्स्ट फाइनेंस कमीशन जो है कंस्टिट्यूट हुआ था इन ईयर 1951। बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन हमारा जो है 1952 में जो है कंस्टिट्यूट किया गया था, और फर्स्ट चेयरमैन जो थे फाइनेंस कमीशन के थे के.सी. निगोई जी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर पूछा गया, तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। और सेकंड स्टेटमेंट है कि 15th फाइनेंस कमीशन जो कि एन.के. सिंह जी के द्वारा जो चेयर किया जा रहा है, ये फर्स्ट एवर कमीशन है जिसने रिकमेंडेशन दी हुई है फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर फ्रॉम 2020 टू 2026। बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट एवर ऐसा कमीशन है जिसकी 6 साल के लिए रिकमेंडेशन जो इसके द्वारा दी गई है, 5 सालों की रिकमेंडेशन के द्वारा दी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट। और फाइनेंस कमीशन जो अंडर द आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रेसिडेंट के द्वारा जो सेटअप किया जाता है, क्वासी जुडिशियल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है फाइनेंस कमीशन हमारी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहता है, इसमें पूछा गया आपसे सिंपली कि एग्रीकल्चर मार्केट्स एंड फार्मर्स फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स, इसको ईज ऑफ एग्रीकल्चर इंडेक्स भी बोला जाता है, AMFFRI, एग्रीकल्चर मार्केट्स फार्मर्स फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स, एग्रीकल्चर मार्केट्स फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स। ये इनिशिएटिव जो है किस इंस्टीट्यूशन का रहता है, तो ये जो है हमारे नीति आयोग का जो है एक इनिशिएटिव रहता है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ये भी नीति आयोग द्वारा जो है रिलीज जो है किया जाता है, जिसको कर्नाटक ने टॉप किया हुआ है, और ये स्टेट में हिमाचल इसको टॉप किया हुआ है। और उसके बाद ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स और म्युनिसिपल जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंडेक्स जो रहता है, ये जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा जो रिलीज किया जाता है। और गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के द्वारा जो रिलीज किया जाता है। इस तरह डिफरेंट इंडेक्स जो हमारे कंट्री में रिलीज होते हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये PIB की न्यूज आप देख सकते हैं। नीति आयोग लॉन्च द फर्स्ट एवर एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर्स फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स, और महाराष्ट्र ने इसको रैंक किया हुआ है। 2020 के इंडेक्स में भी महाराष्ट्र ने ही इसको जो टॉप किया हुआ है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। और एरिया जो आइडेंटिफाइड होते हैं इमीडिएट रिफॉर्म्स के लिए, वो रिफॉर्म्स जिनमें सुधार किया जाना है, उसमें नीति आयोग बोलता है कि एग्रीकल्चर मार्केट रिफॉर्म्स चाहिए, लैंड रिफॉर्म्स चाहिए, रिफॉर्म्स रिलेटेड टू फॉरेस्ट्री ऑन प्राइवेट लैंड, फेलिंग एंड ट्रांजिट ऑफ ट्रीज, इस तरह के क्षेत्रों में जो है इसमें रिफॉर्म होना चाहिए। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रिगार्डिंग द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर बोला गया कि चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली इज अपॉइंटेड बाय द LG। देखिए मैंने आपको पहले बताया कि जो चीफ मिनिस्टर जो रहेगा दिल्ली का, उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गया, तो जहां पर 1 आता है उसको हम काट देंगे। दूसरा है कि नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कैन नॉट एक्सीड 10% ऑफ दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली सीट। बिल्कुल सही बात है, 10% से ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए, तो सेकंड को स्टेटमेंट जो करेक्ट हो जाएगी। और आप ध्यान रखना पुडुचेरी के केस में भी जो है नंबर ऑफ जो मिनिस्टर जो रहते हैं वो 10% ऑफ द टोटल स्टैंड ऑफ द हाउस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और स्टेट के केस में ये 15% है, और पार्लियामेंट के केस में भी ये जो लोकसभा की काउंसिल मिनिस्टर बनती है उसमें भी 15% में देखने को मिलता है। दिस क्वेश्चन इज अ सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया आपसे कि स्किरमेचीर जो ओएसिस है ये कहां पर लोकेटेड है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इज स्किरमेचीर ओएसिस लोकेटेड। तो इसको आप रटा मान लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए। स्किरमेचीर ओएसिस जो आपके अंटार्कटिका में लोकेटेड है, और बहुत ज्यादा ये न्यूज में रहती है। अंटार्कटिका जो है देखिए आपको जो साउथ पोल के पास जो है 66/1/2 डिग्री साउथ में जो आपको जो है अंटार्कटिका देखने को मिलेगा। अंटार्कटिका इज 7th कॉन्टिनेंट, और ये पूरा का पूरा बर्फ से ढका रहता है। यहाँ पर आपको स्किरमेचीर ओएसिस यहाँ पर देखने को मिलेगी। लासेमैन हिल्स, वेस्टफोल्ड हिल्स, इस तरह से नॉर्थ टू साउथ ये रेंज करने को आ सकती है। तो स्किरमेचीर हिल्स ओएसिस सब ज्यादा जो है आपके हिल्स भी रहती है। स्किरमेचीर हिल्स, स्किरमेचीर ओएसिस, लासेमैन हिल्स और वेस्टफोल्ड हिल्स ये आपको जो है अंटार्कटिका में देखने को मिलेगी। तो स्किरमेचीर ओएसिस के बारे में आप जान लीजिए। 25 किलोमीटर लॉन्ग अप टू 3 किलोमीटर वाइड जो है आइस फ्री प्लेटो रहता है, और मोर देन 100 फ्रेश वाटर लेक्स आपको यहाँ पर जो देखने को मिलेगी। और इंपॉर्टेंट इसलिए है स्किरमेचीर ओएसिस क्योंकि इंडो जापानीज, इंडिया और जापान का जो एक प्रोजेक्ट रहता है जिसका नाम है सोनिक। वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो आप इसी चीज को जो है मेमोराइज कर लीजिए कि ये जो सोनिक ये जो प्रोजेक्ट है ये इंडिया और जापान का है, जिसकी फुल फॉर्म है स्किरमेचीर ओएसिस निप्पन इंडिया कॉर्निंग प्रोजेक्ट। तो वेरी इंपॉर्टेंट, स्किरमेचीर ओएसिस निप्पन जापान इंडिया कॉरिंग, ये एक इनिशिएटिव है जो कि स्टार्टेड किया गया था 2019 में टू रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट क्लाइमेट। जो पास्ट क्लाइमेट जो था, पहले जो क्लाइमेट था स्किरमेचीर ओएसिस में, उसको जो दोबारा से जो है रिस्टोर करना है, उसको दोबारा से जो बिल्ड करना है यहाँ पर। और फिर स्प्रिंग सेडिमेंट कोर्स रेंजिंग फ्रॉम 1 मीटर टू 8 मीटर वर रिट्रीव्ड फ्रॉम द वेरियस लेक ऑफ स्किरमेचीर ओएसिस बाय टीम ऑफ एनालिसिस। और इंडिया कोलैबोरेट करता है। देखिए इंडिया कोलैबोरेट करता है नॉर्वे और जापान के साथ अंटार्कटिक रिसर्च। और मेजर इंडो नॉर्वेजियन collaborative field campaign near Indian Maitri station that have undertaken was 16-19 to understand the ice self dynamics, mass balance and reconstruct past changes in the atmospheric and the sea ice dynamics under the joint project mass balance dynamic and climate of the central drowning moorland coast east अंटार्कटिका। मेडिस जिसको बोला जाता है, एक इंडो जापानीज प्रोजेक्ट भी हमें देखने को मिलता है मेडिस भी। और ध्यान रखना इंडिया के 2 स्टेशन रहते हैं कि मैत्री
और एक भारती। तो मैत्री और भारतीय जो दो जो हमारे स्टेशन है अंटार्कटिका के ऊपर। देखिए इंडिया के जो अंटार्कटिक और आर्कटिक के जो भी मिशन रहते हैं उनको जो है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च के द्वारा इनको जो है एडमिनिस्टर किया जाता है, और इसके हेडक्वार्टर आपको वास्को दी गामा जो सिटी रहती है गोवा की, वहां पर देखने को मिलेंगे, और ये कम जाता है अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। पार्लियामेंट के द्वारा देखिए रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट को जो है पास कर दिया गया है, मैंडेट बिल को पास कर दिया गया है, सॉरी एक्ट अभी नहीं बना, प्रेसिडेंट ने सेंड देनी है इसको। तो देखिए इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है कि ये जो टर्म गवर्नमेंट है रेफर करता है टू एनी लॉ मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली विद इम्प्लाइड द दिल्ली गवर्नमेंट हेडेड बाय द सीएम, और सेकंड स्टेटमेंट सेलेक्टेड ऑन सर्टेन मैटर्स स्पेसिफाइड द लेफ्टिनेंट गवर्नर हिज ओपिनियन मस्ट बी ऑब्टेन्ड बिफोर टेकिंग एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन। तो देखिए अगर आपने ये न्यूज में पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आ रहा था, सॉरी ये हेडलाइंस थी कि जीएनसीटीडी जो ये जो अमेंडमेंट बिल है ये बोलता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली मींस एलजी ऑफ दिल्ली। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है कि टर्म गवर्नमेंट जो रेफर करेगी एनी लॉ मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली व्हिच इम्प्लाइड द दिल्ली गवर्नमेंट हेडेड बाय द सीएम, तो ये जो आपकी जो है गलत हो जाएगी। यहाँ पर जो है टर्म रेफर जो करेगी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट हेडेड बाय द एलजी, अगर यहाँ पर होता तो इसमें स्टेटमेंट करेक्ट हो जाना था। और दूसरी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, इसमें सही बोला गया कि सर्टेन मैटर स्पेसिफाइड द लेफ्टिनेंट गवर्नर, इनके ओपिनियन जो है ऑब्टेन करने पड़ेगी बिफोर टेकिंग एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन, तो ओनली सेकंड इज करेक्ट। तो एआईआर की आप न्यूज देख सकते हैं 15 मार्च 2021 की गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली मैंडेट 2021 इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। देखिए बिल एम्स करता है प्रमोटिंग हार्मोनियस रिलेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एंड further defines the responsibility of the elected government and the LG in the it further seeks to ensure that lieutenant governor is necessarily granted an opportunity to exercise the power in selected category of cases. It also gives the power of LG to make rules in a matter which falls outside the purview of the Delhi Legislative Assembly. It has a provision that all negative action will be expected to be taken in the name of LG. The legislation has been brought in the view of the Supreme Court Judgment 18 to with regard to the delegation of power between Delhi government and LG. तो देखिए मेन प्रोविजन इसके क्या रहते हैं, मेन रहेगा कि ये जो अमेंड करेगा नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 को, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1900 को अमेंड करेगा। बिल प्रोवाइड्स करता है कि टर्म ये जो गवर्नमेंट है रेफर करेगा टू एनी लॉ मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली विल इम्प्लाई टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर, और एक स्पेसिफाई करता है कि ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन जो रहते हैं गवर्नमेंट के वेदर टेकन ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स और अदरवाइज मस्ट बी टेकन इन द नेम ऑफ एलजी। द बिल एड्स दैट ऑन सर्टेन मैटर एज स्पेसिफाइड बाय द एलजी हिज ओपिनियन मस्ट बी ऑब्टेन्ड बिफोर टेकिंग एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑन द डिसीजन मेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टेटमेंट रहती है रिगार्डिंग दी कोalition फॉर डिजास्टर रिसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए एक इंटरनेशनल सोलर लाइंस, एक कोalition फॉर डिजास्टर रिसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि हमारे ऑनरेबल पीएम मोदी जी का इसमें इनमें जो एक लीडिंग रोल है इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप में। तो इंटरनेशनल सोलर लाइंस आपने ध्यान रखना, ये पीएम मोदी और फ्रांसिस होलांदे जो थे फ्रांस के जो प्रेसिडेंट उस टाइम, इन दोनों के द्वारा लॉन्च इसको जो है किया गया था, और इसके हेडक्वार्टर आपको जो गुरुग्राम में देखने को मिलेंगे। आज हमारा कंसेप्ट जो रहेगा वो कोalition फॉर डिजास्टर रिसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है। देखिए रिसिलिएंट का मतलब होता है कि कोई डिजास्टर आ रहा है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो जाएगा रिसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। रिसिलिएंट का मतलब यही होता है कि कोई चीज हो रही है लेकिन उससे फर्क ना पड़े, दैट इज रिसिलियंस। तो फर्स्ट इसमें स्टेटमेंट इट इज अ ग्लोबल पार्टनरशिप दैट एम्स टू प्रमोट द रिसिलियंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू क्लाइमेट एंड डिजास्टर रिस्क। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द ब्रिक्स कंट्रीज, वेरी ये गलत हो जाएगी। ये जो पीएम मोदी जी के द्वारा जो है यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट में जो सितंबर 2019 में इसको जो लॉन्च किया गया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ओनली करेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोalition फॉर डिजास्टर रिसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो पार्टनरशिप है between the national governments, UN agencies and programs, multilateral development banks, financial mechanism and private sector and knowledge institution that aims to promote the resilience of new and existing infrastructure system to climate and disaster risk in support of sustainable development. India announced a global coalition for disaster resilient infrastructure CDR at the UN Climate Action Summit 2019 held in New York City, USA on September 20, 2019। और इसका हेडक्वार्टर जो आपको जो है न्यू दिल्ली में देखने को मिलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूज में इसलिए था क्योंकि पीएम ने एड्रेस किया थर्ड एडिशन ऑफ द एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ कोalition ऑफ डिजास्टर रिसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अगेन विकिपीडिया का डाउनलोड देख सकते हैं। कोalition फॉर डिजास्टर रिसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंटरनेशनल कोalition ऑफ यूनाइटेड नेशन एजेंसीज, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एम्स टू प्रमोट डिजास्टर रिसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका ऑब्जेक्टिव रहता है टू प्रमोट रिसर्च एंड नॉलेज शेयरिंग इन द फील्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क मैनेजमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंसिंग एंड रिकवरिंग मैकेनिज्म। ये लॉन्च किया गया था इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2019 यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट 2019। और कोalition ऑफ डिजास्टर रिसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए फोकस कर रहा है ऑन डेवलपिंग डिजास्टर रिसिलिएंस इन इकोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखिए इकोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो इकोलॉजी से रिलेटेड डील करेगा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्टल वगैरह हो गए, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड, ट्रांसपोर्ट, हाईवेज वगैरह हो गए। इट एम्स टू अचीव सस्टेनेबल चेंजेस इन मेंबर कंट्रीज पॉलिसी फ्रेमवर्क्स एंड फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट अलोंग विद मेजर डिक्रीज इन द इकोनॉमिक लॉसेस सफर्ड ड्यू टू डिजास्टर्स। और इसका हेडक्वार्टर फाउंडेड हुआ था ये न्यूयॉर्क यूएस में, और हेडक्वार्टर आपको जो है न्यू दिल्ली में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। देखिए क्वेश्चन है The report direct and indirect effects of COVID-19 pandemic and response in South Asia, ये रिपोर्ट जो रिसेंटली रिलीज की गई थी और इसको जो है कंबाइनली पब्लिश किया गया है WHO, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड और यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है। ये आप द इंडियन एक्सप्रेस का जो है आर्टिकल जो देख सकते हैं।
इंडिया एक्सपेक्टेड टू रिकॉर्ड द लार्जेस्ट इंक्रीज इन चाइल्ड एंड मैटरनल डेथ्स, मैटरनल होती है जो माताओं की जो डेथ हो जाती है इन साउथ एशिया इन 2020 amid COVID-19, तो रिपोर्ट जो रहती है डायरेक्ट इंडायरेक्ट इफेक्ट्स ऑफ COVID-19 pandemic and response in South Asia by UNICEF, WHO and UNPA also notified that India could spend nearly $10 billion on COVID-19 testing and healthcare utilization by 2021, the biggest share of the overall cost in the South Asia. India is projected to register increase in number of the deaths among the children under 5 in South Asia in 2020, as well as the highest number of maternal deaths as the COVID-19 pandemic disturbed the country's health services. UN report cited. The report also noted that India could spend nearly $10 billion on COVID-19 testing, healthcare utilization by 2021, the biggest share of the overall cost in the region. अब यूनिसेफ देखिए यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है, तो चिल्ड्रन के वेलफेयर फैसिलिटी जो वर्क करता है 1946 में एस्टेब्लिश हुआ है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएस में देखने को मिलेंगे। और ये देखिए प्रोवाइड करता है ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट एड टू दी चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड, और ये कि यूएन एजेंसी है, इस बात का ध्यान रखना। WHO अगेन एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूएन की, 1948 को एस्टेब्लिश हुई है, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेंगे और कंसल्ट रहती है विद रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल हेल्थ। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की अगर बात करेंगे, ये यूएन एजेंसी है जो कि इंप्रूव करती है रिप्रोडक्टिव एंड मेंटल हेल्थ वर्ल्ड वाइड, 1969 में जो फंड भैया और न्यूयॉर्क यूएस में इसके देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखना आपने यूनिसेफ और यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के जो आपको हेडक्वार्टर है, ये जो आपको जो है न्यूयॉर्क यूएसए में देखने को मिलेंगे। वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में देखने को मिलेंगे, यूएन के हेडक्वार्टर में आपको जो न्यूयॉर्क में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए ब्रह्मोस मिसाइल से रिलेटेड जो है क्वेश्चन फ्रेम किया गया। ब्रह्मोस मिसाइल जो जॉइंटली डेवलप की गई है इंडिया और रशिया के द्वारा, इट इज अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो क्रूज मिसाइल होती है वो इस तरह से पहले फायर होगी, फिर 19 डिग्री के ऊपर जो है टर्न होकर ये जो है अपने टारगेट रीच करती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें रहती है कि दिस डिजाइन डेवलप्ड एंड प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रह्मोस एयरस्पेस अ जॉइंट वेंचर ऑफ इंडिया रशिया डिफेंस मैनेजमेंट, सही बात है। इट कैन बी फायर्ड फ्रॉम लैंड, वारशिप, सबमरीन, फाइटर जेट, सही बात है, बहुत सारे वर्जन इसमें बनाए हुए हैं। थर्ड है कि ब्रह्मोस यूजेस टू स्टडी, इसमें ये पूरी की पूरी जो है सॉलिड स्टेज रैंप एंड प्रोपल्शन इसमें हमें देखने को मिलती है, तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सेनकाकू आइलैंड्स कहां पर है। तो सेनकाकू आइलैंड्स जो है एक डिस्प्यूटेड आइलैंड्स है बिटवीन चाइना एंड जापान, जो कि ईस्ट चाइना सी और नॉर्थ ईस्ट ऑफ ताइवान में लोकेटेड है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो ये आप मैप देखते हैं, यहाँ पर रहेगा चाइना, ये रहेंगे सेनकाकू आइलैंड, दिस इज ताइवान, ताइवान का पुराना नाम है फॉर्मोसा, और ये रहेगा जापान, और यहाँ पर आपको जो है नॉर्थ ईस्ट ऑफ ताइवान और ईस्ट चाइना सी में आपको देखने को मिलेंगे सेनकाकू आइलैंड्स। और सेनकाकू आइलैंड्स को चाइना के द्वारा जो है देयू आइलैंड्स बोला जाता है, और सेनकाकू इनको जो है जापान के द्वारा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2021 जो है पार्लियामेंट में जो पास कर लिया गया है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि इंश्योरेंस सेक्टर में 49% से 74% तक जो है एफटीआई को जो है इंक्रीज करना। तो इससे लेटेस्ट स्टेटमेंट है कि वो बोलता है कि और लो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू रेगुलेट इंश्योरेंस कंपनीज, बिल्कुल सही बात है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी जो रेगुलेट कर पाएंगे इंश्योरेंस कंपनीज को। और आप ध्यान रखना IRDAI जो रहता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका आपको जो है हैदराबाद में देखने को मिलेंगे। स्टैट्यूटरी बॉडी है, इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस सेक्टर को जो है रेगुलेट करता है हमारी कंट्री में। दूसरी स्टेटमेंट लॉ फॉर इन्वेस्टर टू होल्ड अप टू 49% कैपिटल इन दी एंड इंडियन इंश्योरेंस कंपनी, बिल्कुल सही बात है। फोन इन्वेस्टर को बोला गया है, प्रोविजन रखा गया फोन इन्वेस्टर की 49% तक की कैपिटल जो रहती है वो होल्ड कर सकते हैं, और इसके साथ साथ 74% एफडीआई जो लॉ कर दी गई है। तो बहुत ही स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखते हैं, यहाँ पर जो है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2021, ये जो पार्लियामेंट द्वारा रिसेंटली पास किया गया, इसके बारे में क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट प्रोवाइड्स दैट नो माइन विल बी रिजर्व्ड फॉर अ पर्टिकुलर एंड यूज, तो ये बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। कुछ एक माइंस को जो है पर्टिकुलर एंड यूज के लिए जो रखा जाता है, जैसे कि एटॉमिक मिनरल्स वगैरह की रिलेटेड जो माइंस है। सेकंड आई थिंक इट मैंडेट्स दैट कंडक्ट ऑफ द ऑक्शन ऑफ द मिनरल्स कंसेंट टू बी डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, तो देखिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी ऑक्शन की जा सकती है, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स आपकी जो करेक्ट नहीं होंगी। आई मेक अ पार्टन, पर्टिकुलर एंड यूज के लिए जो है इस अमेंडमेंट बिल में जो है प्रोविजन रखा गया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी जो इसमें जो है करेक्ट हो जाएगी, और सेकंड करेक्ट नहीं होगी क्योंकि ऑक्शन जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रिगार्डिंग निर्भया फंड हमें देखने को मिलता है। देखिए निर्भया एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल भी है, और निर्भया फंड जो है एक नॉन लैप्सेबल फंड है जिसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो रहता है इनका। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इट इज अ डेडिकेटेड फंड टू बी यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोजेक्ट स्पेशली डिजाइन्ड टू इंप्रूव द सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ द वुमेन, बिल्कुल सही बात है। वुमेन इंपॉर्टेंस रिलेटेड फंड को यूज किया जाता है, और ये नॉन लैप्सेबल कॉस्ट फंड है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसे एडमिनिस्टर किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा नहीं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें जो करेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखते हैं गवर्नमेंट ने सेटअप किया है डेडिकेटेड निर्भया फंड व्हिच कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोजेक्ट स्पेशली डिजाइन्ड टू इंप्रूव द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन। ये जो है एक नॉन लैप्सेबल कॉस्ट फंड है बीइंग एडमिनिस्ट्रेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और ये नॉट नेसेसरी फॉर एनी क्वेश्चन, और किसी पैराग्राफ फंड इससे जो विड्रॉ करना है तो मेन गाइडलाइंस इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा जो है रिलीज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेम किया गया रिगार्डिंग द एंटी टैंक गाइडिंग मिसाइल। तो देखिए नाग जो है एंटी टैंक गाइडिंग मिसाइल है, और नाग के दो वर्जन में देखने को मिलते हैं, हेलिना एंड ध्रुवस्त्रा। तो हेलिना जो है इंडियन आर्मी वर्जन है नाग का, और ध्रुवस्त्रा जो है इंडियन एयरफोर्स का जो वर्जन है, इस तरह से आपको जानकारी होनी चाहिए। मिलान 2 भी जो एंटी टैंक गाइडिंग मिसाइल है, और प्रहार जो है आपकी बैलिस्टिक मिसाइल रहेगी। तो फर्स्ट एंड सेकंड जो आपके जो है इसमें करेक्ट हो जाएंगे। तो ये जो नाग जो रहती है थर्ड जनरेशन फाइनल फॉरगेट मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ATGM में रहती है, एंटी टैंक गाइडिंग मिसाइल विद टॉप अटैक कैपेबिलिटी टू स्टार
armed vehicles equipped with explosive reactive armor moving at 16 tigers. और मिलान 2 जो रहती है टेडी मारे एडीजीएम रहेगी एंटी टैंक एडमिशन की रेंज ऑफ 350 meters produced by the BDL Bharat Dynamics Limited under license from MBDA missile system France. Or these missiles can be fired from ground as well as vehicle based launcher and can be deployed in anti tank roles for both offensive and defensive task. और प्रहार जो है इंडियन सॉलिड फ्यूल रोड मोबाइल टैक्टिक ब्लास्टिंग मिसाइल रहती है डेवलप्ड बाय दी डीआरडीओ। न्यूज में इसलिए थी क्योंकि इंडियन आर्मी ने जो है बीडीएल भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ जो है, सॉरी यहाँ पर देखिए नाग के बारे में बताया गया। नाग का एहलिना जो एयरफोर्स एहलिना जो है आपका इंडियन आर्मी वर्जन है और दुर्गस्ता जो एयरफोर्स वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा। और न्यूज में इसलिए थी क्योंकि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा सप्लाई की जाएगी मिलान 2D एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल टू द इंडियन आर्मी, और इस तरह से ये मिलाइन जो है एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस इंस्टीट्यूशन द्वारा रिलीज की जाती है। तो ये आपके ऑप्शन, तो ये जो है UNCTAD द्वारा रिलीज की जाती है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा जो है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिलीज की जाती है। और UNCTAD जो है ट्रेड जो है इन डेवलपिंग कंट्रीज में ट्रेड को इंप्रूव करने से रिलेटेड जो है वर्क करता है। और प्रेफरेंशियल जो ट्रीटमेंट्स हो जाती है, प्रेफरेंशियल जो ट्रेड ट्रीटमेंट्स आती है या जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस जो रहता है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज के मटेरियल्स को ड्यूटी फ्री एक्सेस देती है अपनी कंट्रीज में, ये भी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट के इन प्रयासों से ही WTO में जो है संभव हो पाया है, WTO गाइडलाइंस में। और UNCTAD आप ध्यान रखना, इसके जो हेडक्वार्टर है ये आपको जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर भी जिनेवा में आपको देखने को मिलेंगे। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के जो है वाशिंगटन DC और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन गगनयान मिशन से रिलेटेड फ्रेम किया हुआ है। बहुत बार मैं गगनयान मिशन से रिलेटेड जो डिस्कस कर चुका हूं अपने लेक्चर्स में। तो गगनयान मिशन जो डेमोस्ट्रेट करेगा कैपेबिलिटी ऑफ इसरो टू सेंड ह्यूमंस टू द अर्थ ऑर्बिट, बिल्कुल सही बात है। जैसा भी मार्क 3 लॉन्चर का इसमें यूज किया जाएगा गगनयान मिशन के लिए। और ट्रेनिंग सपोर्ट जो एस्ट्रोनॉट्स के लिए रशिया के द्वारा इसमें जो प्रोवाइड की जा रही है। तो ऑल दी 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑल आर करेक्ट। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह आपके लिए जो लेक्चर लाता रहूं तो आप हमारे चैनल को जो ज्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, दूसरों की भी हेल्प करते रहिए, बिकॉज वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।